बैलेंस दशा आता है कि 7 years ऑफ वीनस ऐसा? बैलेंस तो दशा में पैदा होता है, कोई भी पैदा होगा तो बैलेंस दशा में पैदा होगा। उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि वो बैलेंस दशा में कैसे होता है, जिसे लिखा हुआ है दशा बैलेंस। किस नक्षत्र में मून है, वो जिस नक्षत्र पे मून होता है, ठीक है, उसी दशा का, उसी प्लैनेट का आएगा जो दशा पीरियड स्टार्ट हो, ठीक है। और वो कितने डिग्री पे प्लैनेट है आपका, प्लैनेट का डिग्री। अब मानो नक्षत्र का डिग्री तो 13 डिग्री 20 मिनट्स है, फिक्स्ड है। अब वो 13 डिग्री 20 मिनट्स की जगह वो 3 डिग्री का है, तो उस 13 डिग्री 20 मिनट्स में वो 3 डिग्री या 4 डिग्री पे आता है या 6 डिग्री पे आ रहा है। तो जो बैलेंस जो 6 डिग्री का जो टाइम है, 6 डिग्री जो नक्षत्र का रह जाता है, उतना बैलेंस समझिए, उतना प्रोपोर्शनेट टाइम उस दशा का छूट गया। ओके, तो छूट गया। अच्छा, तो इट डिपेंड्स, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट। ओके। आपका जो मून जिस नक्षत्र में है, ठीक है, जिसमें आप पैदा हुए हैं, उसका लॉर्ड जो है नक्षत्र का, वो मतलब उसका कितने कौन से डिग्री पे है, टाइम रिलेटेड ईच नक्षत्र वो मून के नक्षत्र पे डिपेंड करेगा कितना डिग्री पे है। तो जो मून की जो डिग्री है, स्पेशली मून की, वो उसकी नहीं, मून की डिग्री जो है, तो वो जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में है, उस प्लैनेट का उसका दशा शुरू, दशा। ओके, गॉट इट। और वो बैलेंस्ड है। वो बैलेंस मतलब समझ रहे ना, 1320 है, 0 to 1320। अब 6 डिग्री पे है तो बैलेंस छूट गए कितने, 7 डिग्री और 6 डिग्री, मतलब मून इज दैट, और मतलब वो नक्षत्र का डिग्री आ रहा है ऑलमोस्ट 10 डिग्री, तो 10 डिग्री छूट गया। तो दैट प्रोपोर्शन ऑफ दैट 10 डिग्रीज इज सीन फ्रॉम, उसको बैलेंस आएगा, दैट इज बैलेंस दशा। बैलेंस दशा, ओके, गॉट इट, गॉट इट। इसका मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भेज दूंगा। हाँ, इसका बैलेंस दशा है। इसका 2-3 तरीके से एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ये वाला, दूसरा एक इसका फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि आप जिस दशा में मरे थे लास्ट टाइम, आपने वापस उसी दशा में जन्म लिया है इस टाइम। सो वट एवर बैलेंस, अगर मान लीजिए आप, उससे भी इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं, जैसे अगर कोई वीनस दशा में पैदा हुआ बैलेंस में, तो इसका मतलब वीनस वाले कामों में करता हुआ मरा था, मतलब वीनस वो था कि ये सुख भोग रहा था या काफी सुखी लाइफ थी इसके पास उसमें, या ये ही वाज इन्वॉल्वड इन ऑल दैट मनी, लग्जरी, सेक्स, ऑल दोस थिंग्स उसमें। उसके बाद वहां मरा, एंड वही वासनाएं वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में लेकर आया। तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो वो उसको मतलब बना था। हाँ, तो ये आप किसमें जब मरते तो आप पैदा जब होते बैलेंस दशा, वो चीज बताती है आपको लास्ट में मरे कहाँ थे, कैसे मरे थे, क्या चीज क्या कर रहे थे आप, क्यों मरे थे। तो दिस आई कवर इन एडवांस में एक स्पेशल लेक्चर। लेक्चर ये हाउसेस के थ्रू भी हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या करा होगा, और इस साल आपके जो कर्म जमा हो रहे हैं, वो किस लेवल के जमा हो रहे हैं, क्या अगला बर्थ आप किस तरीके का ले सकते हैं। तो कर्मों का हिसाब बेसिकली डिफरेंट डायसेक्शन वो हम लोग उसमें कर लेते हैं। तो ये केतु में पहली जो सब दशा शुरू होगी, पहली जो अंतर दशा शुरू होगी, वो भी केतु की होगी। जो पहला सब प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, वो भी केतु की होगी। तो केतु पीरियड विल ऑलवेज स्टार्ट विद केतु केतु केतु, एनी दशा विल ऑलवेज स्टार्ट विद वीनस वीनस वीनस, सन सन सन, मून मून मून, इस तरीके से होगी। फिर मून से वापस चेंज होना शुरू हो जाएगा। इट इज ऑल इन प्रोपोर्शन। हर प्लैनेट को उतना टाइम मिलेगा जितना उसकी दशा के हिसाब से है। ओके, ये जो दशा है इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हर एक, तो 7 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड इनटू 120, तो जो भी टाइम आया वो आपने टाइम ले लिया, उतना टाइम दशा को मिला। तो यस, दैट इज इसका और एक इजी फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ कि इजी फॉर्मूला कौन सा है टू कैलकुलेट किसी दशा के अंदर क्या वो आएगा। Antardasha known as Bhukti also, in other words. अंतरदशा, हाँ, अंतरदशा इज मेजरली इन साउथ, इट इज नोन एज भुक्ति। वो भुक्ति ही शुरू हो गया क्योंकि नाड़ी वाले सारे भुक्ति यूज करते हैं, बहुत सारे केपी वाले भी भुक्ति यूज करते हैं। अच्छा, नाड़ी, केपी, ऑल दोस पीपल आर जनरली यूज भुक्ति। सो वो कोई फर्क नहीं है, मीनिंग सेम है। अब जैसे महादशा किसी की भी है, अब हमें देखना है कि वीनस के अंदर या वीनस के अंदर सन का कितना टाइम होगा।
वीनस दशा के अंदर सन का प्रतिनिधित्व दशा कितने दिन की हो, वैसे कैलकुलेट करना। इट इज वेरी इजी। वीनस की महादशा कितने की है? 20 ईयर्स। 20 years. ठीक है, और सन की कितने की है? 6. 6। तो ये हमने 20 इंटू 6 किया, विच इज इक्वल टू 120। और 120 में हम ये जो दो आगे के दो हैं, इनको हम बोलेंगे दिस इज मंथ, और ये 0 है, इंटू 3 करते हैं इसको, वो डेज आता है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला एकदम। Okay. ठीक है, अब ये तो 120 था, तो इसमें समझ नहीं आया, हमने था लेट्स टेक अ लिटिल डिफिकल्ट एग्जांपल। मान लो केतु में सन कितना आएगा, 7 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, क्या होगा? 42 हुआ, तो 4 इंटू क्यों करेंगे? 4 मंथ्स, 4 months and इंटू 6. 3, 6 डेज। 4 मंथ 6 डेज क्यों? मतलब किसी भी दशा के अंदर। हाँ, अब इसका प्रतिनिधित्व दशा भी करना है आपने। केतु वीनस, उसको भी आप कर सकते हैं, उसको डिवाइड बाय 40 करेंगे हम लोग, तो आप निकल आएगा उसको। सो इस तरीके से आप मतलब दिस इज अ वेरी इजी वे टू डू एंड टू लर्न। हालांकि आपको ना ये याद करोगे ना आप कभी करोगे इसको, तो वो सिस्टम में ही आ जाता है, देखते सिस्टम में ही देखते। आएगा, सारे सिस्टम में आएगा, किसी ने नहीं करना। ठीक है, बट स्टिल यू शुड नो कैसे। बेसिकली आपको ये आइडिया होना, ये पता होना चाहिए सारी दशाओं के पीरियड अगर मालूम है ना, आपको सारे महादशा के पीरियड मालूम है, तो इट इज प्रोपोर्शनेट टाइम। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? अभी ब्रेक हो रही है? आप अपना कनेक्शन चेक करो। नहीं सर, ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक आ रही है ना? ठीक है, we can hear. हाँ I can सर, hear you. हाँ सर, ठीक आ रही है, मुझे भी ठीक आ रही है। हमें तो ठीक आ रही है जी ठीक है जी। तो अब ये जो महादशा वाला जो पीरियड है, ये दशाओं का अगर सिर्फ प्रोपोर्शनेट टाइम है, दशा को जो मिल रहा है वो हर प्लैनेट को अपना प्रोपोर्शनेट टाइम मिल रहा है एज पर द महादशा, तो वो आपको याद रखना, बस उतना ही है। और सारी दशाओं के पीरियड याद रखने, सब दशाओं के पीरियड याद रहेंगे, आपको टोटल याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हम, ये हो गया दशा का, और अब ये तो कारक वाला तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ रेट्रोग्रेशन क्या होता है। सबने बड़ा वो था कि रेट्रोग्रेड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोग्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय वक्री, प्लैनेट वक्री हुआ तो उसका क्या मतलब है, तो वो चीज हम पढ़ लेते हैं। दो तरीके के प्लैनेट है हमारे को, हम डिवाइड करते हैं प्लैनेट्स को दो हिस्सों में। वन इज योर सुपीरियर प्लैनेट, वन इज योर इंफीरियर प्लैनेट। तो बताएगा सुपीरियर और इंफीरियर का क्या मतलब? कोई खास ऐसा मतलब नहीं। सुपीरियर का मतलब हो गया जो अर्थ, सन और अर्थ के बीच में नहीं आते, अर्थ के बाद में आते हैं, मतलब मार्स, सैटर्न और जुपिटर, उनको हम सुपीरियर प्लैनेट बोलते हैं। और इंफीरियर प्लैनेट उनको बोलते हैं जो सन और मार्स के, सन और अर्थ के बीच में आते हैं, विच इज योर मरकरी एंड वीनस। तो सुपीरियर और इंफीरियर ये दो तरीके के प्लैनेट होते हैं। अब वक्री क्या होता है? वक्री जैसे यहाँ पे सन, ठीक है, हम जरा एक्सटीरियर प्लैनेट या सुपीरियर प्लैनेट की बात कर लेते हैं। उसको एक्सटीरियर इंटीरियर भी बोलते हैं, सुपीरियर इंफीरियर को एक्सटीरियर इंटीरियर भी बोलते हैं। ये अर्थ है। यहाँ ले लेते हैं जुपिटर और ये ले लेते हैं ज़ोडियक, ये हमारा ऐसे ज़ोडियक, ठीक है। और ये सामने हमने ले लिया नंबर 3 राशि विच इज जेमिनी, और ये होगी 4 नंबर, ये होगी 2 नंबर। अब ये अर्थ है, होता क्या है, सारे के सारे सन के चक्कर काट रहे हैं, हमें मालूम है सोलर सिस्टम में एवरी प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन। अर्थ जो है ये सन के चक्कर काट रही है, सन में अर्थ यहाँ पहुंच गई E1 पोजीशन, फिर ये इसके बाद ये E2 पहुंच गई, ठीक है। अब ये E पे है तो हमें दिख रहा है ये जेमिनी, और जुपिटर, अर्थ की मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू जुपिटर। अर्थ टेक 365 days to cover the sun and Jupiter takes some many more years। मतलब अर्थ, भाई अर्थ तो बहुत जल्दी भागेगा ना, अर्थ की स्पीड तो बहुत तेज है और जुपिटर की स्पीड बहुत धीरे। तो अर्थ अगर इतना मूवमेंट ट्रैवल करेगी तो जुपिटर इतना ही करेगी।
और हो सकता है इससे भी कम करे इतना, ये इधर हो गया J1 फॉर एग्जाम्पल। और जब ये अर्थ यहाँ E2 पे होगी तो भी ये J1 पे ही होगा, ये इतना हो जाएगा इधर से भी। तो ये जब तक हम लोग इस ये ज़ोडिएक पे कर रहे हैं तो मतलब इट इज रिलेटिव मूवमेंट टू अर्थ। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये थोड़ा ये नीचे की तरफ दिखेगा, दिस इसका जुपिटर का मूवमेंट जो है, जैसे अगर यहाँ पे दिख रहा है, इधर इतना जमीना में दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे तो वो और नीचे दिखेगा, और नीचे नीचे की तरफ दिखेगा। यहाँ पे आ जाएंगे हम और ऊपर, इसको थोड़ा सा और ऐसे इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, जो है यहाँ पर अगर अर्थ है तो इस यहाँ से देखेंगे तो ये हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। this will, you'll see this is going towards downwards. That it is moving, it will appear that it is moving backwards, although it is not moving backward, it is moving in a straight direction, same direction में जा रहा है, but it is appearing as when we see it from earth, it is appearing that it is moving backwards. हम आगे चले गए, वो पीछे रह गया, और जब हमने ऊपर से चलती हुई उससे देखा तो लगा वो पीछे जा रहा है, और आगे गए तो और वो पीछे जा रहा है। That is what retrogression means. The planet movement of the planet with respect to Earth, where it appears that it is moving backwards, because it is in relative speed. हमारी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो वो उल्टा दिखेगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर ये मरकरी है, ठीक है, मरकरी ऐसे चला गया पूरा, मरकरी ऐसे घूमेगा, मरकरी की स्पीड और ज्यादा हमसे तेज है, तो वो अगर हम मरकरी को यहाँ पर देखेंगे, यहीं से देखेंगे तो ये सामने दिखेगा, सेम उसके अंदर दिखेगा, जमुना में दिखेगा। अब अगर ये मरकरी यहाँ पहुंचेगा, अर्थ यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से ऐसे अभी दिख रहा है, जब यहाँ पहुंचेगा तो मरकरी ये इधर दिख जाएगा नीचे, जहाँ नीचे दिखेगा इस तरफ ऐसे, ये ऐसे दिखेगा, तो हमें फिर ये मरकरी भी दिखेगा कि ये सन से ये उल्टा जा रहा है। बट ये सन की जब इस तरफ चला जाएगा, जब तक वो सन के सामने रहेगा तब तक रेट्रोग्रेड नहीं है, सन के पीछे चला गया मरकरी तब वो रेट्रोग्रेशन में है। ठीक है, अगर सन के सामने आएगा तो कंबस भी हो जाते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ कहते हैं कि सन के पास अगर आ जाएगा तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है, बट प्लैनेट की स्पीड नहीं बढ़ती, प्लैनेट उतने को उतने स्पीड में चलता है, कोई स्पीड नहीं बढ़ती। अर्थ जब सन के पास जाती है तो अर्थ में समर आ जाते हैं, उस वाले उसमें गर्मी आ जाएंगी और वो हो जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी। इट अपीयर्स टू अस दैट द स्पीड हैज इंक्रीज्ड एंड वो कंबस्ट बोल देते हैं उसको। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता कंबस्ट से, कंबस्शन हैज नो रेलेवेंस, जीरो रेलेवेंस। बट दे से दैट वो कंबस्ट हो गया तो उसका प्रॉपर्टीज जो मतलब जो मिलने वाला था उसका दैट इज गॉन करके बोलते हैं। आई हैव हर्ड दैट। हाँ, वो तो बहुत सारी चीजें बोलेंगे। अब ये चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको फिर से एक एस्ट्रोलॉजी का एक दोबारा से जो पहले की क्लास में डायग्राम बनाया था वो बना वापस से समझाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में किन किन चीजों का क्या क्या मतलब है और एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या। अभी हम लोग आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी से सबको पता लग गया कि क्या क्या है। कोई टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में ऐसी हो जो सुनी हो आपने कहीं पर, जो आपको नहीं समझ में आएगा या आपको डाउट हो? आयुषी जी पूछें, आप क्या पूछना चाहिए? सर, जो अभी आप सन को बाहर रखे थे ना, वैसे हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे तो आप अर्थ को बाहर रखे थे और सन को प्लैनेट के बीच में डाले थे। मेरे को वो डायग्राम ऐसे समझना था कि वो जब अर्थ बाहर रहता है और बाकी सब अंदर रहता है तो फिर वो कैसे डायरेक्शन या चेंज या वैसे एक ही चीज है, अर्थ राउंड है ना, 360 डिग्री है। जहां वो जब समझाया था मैंने आपको समझाया था कि आप अर्थ पे खड़े हुए हो फिर देख रहे हो, ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में ही था कि अर्थ घूम रहा है। मतलब दिस इज जियोसेंट्रिक मॉडल और हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है दोनों में वो फर्क है। हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल पे बेस्ड है। आप ऐसे कर लीजिए, ये मैंने दोनों दिखाने के लिए किया आपको, आप ऐसे ही कर लीजिए। सेम चीज जो है, अगर मैं अर्थ को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, सन को यहाँ रख देता हूँ, तो सन तो बीच में ही है ना यूनिवर्स के, हम तो सब सन के आसपास चक्कर काट रहे हैं। तो आप जैसे मर्जी देख लीजिए, आप इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए, एक ही बात आएगी, बात एक ही है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चीज एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमने अभी हमने बात करी टोटल जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की हमने जो करा है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? इसमें तीन चीजें मेन है।
मैंने पहले बताया था आपको प्लैनेट्स और फिर है आपका हाउसेस, फिर एक है साइंस, राशियां। साइंस का ही फर्दर डिवीजन है नक्षत्र, और इसका नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और साइंस में राशियों में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी, सारी जगह सब एक मत है, सारे ज्योतिष विद्वान, सारे ब्रह्मांड के ज्योतिष जितने भी हैं सब एक मत है, सबकी एक ही राय है कि साइंस जो है बिल्कुल सारा रिजल्ट एक जैसे ही। हाउसेस के बारे में भी सब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हाउसेस सेम, हाउसेस 1 2 3 4 ये सब चीजें सेम। प्लैनेट्स अकेली एक ऐसी चीज बचती है जिसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, प्लैनेट्स के ऊपर हर एक की अपनी अपनी राय है और अपने अपने तरीके हैं उसको एनालाइज करने का कि प्लैनेट का रिजल्ट, प्लैनेट कैसे रिजल्ट देगा, क्या करेगा। फिर एक चीज आती है इन सबसे अलग, विच इज कॉल्ड दशा सिस्टम। दशा, आपको ये समझना है बेसिकली रिजल्ट किसका आता है, रिजल्ट आता है हाउसेस का। रिजल्ट किस चीज का आता है एस्ट्रोलॉजी में, रिजल्ट आएगा हाउस का, रिजल्ट आएगा, देगा प्लैनेट, देगा कौन, प्लैनेट। कब देगा, दशा में देगा, जब उसका टाइम आएगा तब देगा। जब टीचर का टाइम आएगा तब वो स्टाफ रूम से निकल कर आएगी, अपनी क्लास लेगी और वापस चली जाएगी। अब वो कैसी क्लास होगी, क्या पढ़ाएगी, किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, टीचर स्ट्रिक्ट होगी कि लीनियंट होगी, क्या कराएगी, वो सारी बातें जो है वही उसी पे फाइट है। सारी जो जितना भी द्वंद है, जितना भी हमारी आपस में सबकी लड़ाइयां हैं और जितने भी वो है आपके रिजल्ट है। एक और चीज है दशा के साथ साथ, वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजिट और दशा ये बताते हैं, इवेंट को स्पेसिफाई करते हैं कब क्या चीज होगी लाइफ में, और वो इवेंट कौन सी चीज, कौन बताएगा कौन सा इवेंट होगा। विच इवेंट इज आंसर्ड बाय दिस, दिस इज विच, दिस इज व्हेन, एंड दिस इज हु विल गिव रिजल्ट ऑफ विच एंड व्हेन। ये चीज है, ये है पूरी ज्योतिष पूरा का पूरा इसमें। अब लड़ाई इसमें, अब प्लैनेट्स में दो तरीके हैं समझने के प्लैनेट्स को कि प्लैनेट रिजल्ट कैसे देंगे, जो सारी फाइट है। जैसे हमने अभी जो सब्जेक्ट्स इसमें प्लैनेट में पढ़े हैं, प्लैनेट में एक हो गया कारक, उनका कारक तत्व क्या है, फिर एक हो गया आपका इसमें ऊंच नीच, वो बताएगा, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन हो गया ये, फिर हो गया आपका फ्रेंडशिप एनिमिटी, फ्रेंडशिप और एनिमिटी है इसमें, वो देखना आपने। फिर आपने देखना है इसका और क्या क्या आइटम हमने पढ़े हैं इसमें, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन हो गया, फ्रेंडशिप एनिमिटी हो गया, कारक हो गए, रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेड है कि नहीं है ये पता लगेगा। सर एस्पेक्ट, सर एस्पेक्ट एस्पेक्ट हो गया, बिल्कुल। कंजंक्शन हो गया, एस्पेक्ट कंजंक्शन हो गया, तो बहुत सारे आइटम होगी। और कौन कौन सी चीजें, और भी यही सारी, और आपकी अवस्थाएं हो गई, बेसिकली आप अवस्था देख सकते हैं, उसका डिग्री बताएगा किस अवस्था में, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, अवस्था हो गई, चलो जी, किस अवस्था में स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स में आ गया। और क्या, और कितनी चीजें हैं इसमें। और जो चीजें हमने नहीं पढ़ी वो है, एक है षड बल, ठीक है, जो कितना बल है उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए है। और बाकी एक और चीज है जिसपे एनालाइज करते हैं, विच इज अगेन नॉट रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट बट रिस्पेक्ट टू द हाउसेस, विच इज हाँ दिग्बल, और 6 तरीके के बल होते हैं, तो वो उसमें से एक दिग्बल होता है। दिग्बल इज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो हाँ, डिविजनल चार्ट, फिर हो गया डिविजनल चार्ट। सर और दृष्टि किस में आएगा, दृष्टि एस्पेक्ट हो गया ना। अच्छा, ये सारी चीजें, इन सब कुछ चीजों को आप समझेंगे, फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा, कब जिसकी दशा आएगी तो कैसा होगा। इसी में आता है कि प्लैनेट कौन से हाउस में। अगर आप इस चीज को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप कभी जिंदगी में, मतलब आप इस वाले प्रोसेस में ना, आजकल जो है वो आदत है फास्ट फूड की, तो बड़ा मुश्किल है इसको समझने में। क्यों? क्योंकि 12 साइन है, 12 प्लैनेट है, 12 साइन है, ठीक है, हर प्लैनेट हर साइन में, और 12 ही हाउस, हर प्लैनेट हर साइन में, हर हाउस में अगर हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे
तो अगर आप इसको करेंगे तो 1728 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। और फिर उसका नक्षत्र आएगा डिवीजन, वो 27 और हो गए। फिर उसके बाद आएगा ये सारी चीजें फिर रही है, अभी ये खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ मीनिंग ऑफ अ प्लैनेट इन अ हाउस, मतलब मार्स इज इन एरीज, मार्स इज इन टॉरस, मार्स इज इन जेमिनी, मार्स इन वो इन फर्स्ट हाउस 12 साइन इनटू फर्स्ट हाउस। फिर मार्स इन सेकंड हाउस 12 साइन, मार्स इन थर्ड हाउस 12 साइन, मार्स इन फोर्थ हाउस चारों 12 साइन फिर हम पढ़ेंगे, फिफ्थ फिर 12 साइन पढ़ेंगे। हर एक का मतलब अलग है, हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग है, हर एक का इफेक्ट अलग आएगा। फिर एस्पेक्ट भी देखेंगे, उसमें कन्वेंशन भी देखेंगे, फिर बाकी रेट्रोग्रेड है कि नहीं है, सारी चीजें और आएंगी। शेड्यूल भी आएगा, डिविजन चार्ट भी आएगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग वे टू डू इट, आज तक ऐसे ही होते आया था। जब तक केपी और नाड़ी और ये सारे नहीं बने थे, सॉफ्टवेयर नहीं आए थे, तब तक ऐसे ही होते आया था, ज्योतिष ऐसी चल रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे, लेकिन करने वाले बहुत कम लोग थे। ज्योतिष बहुत कम थे जो अच्छे ज्योतिष थे, अच्छा जानते थे, अच्छे से बता पाते थे। तो बहुत कम लोग थे, बहुत ऐसे बहुत सारे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इट वाज अ डिफिकल्ट साइंस टू डू, एंड उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स घुसे थे बाद में, बिकॉज दे हैड अ वेरी गुड हैंड इन मैथ्स। उन्हें मैथ्स बड़ा अच्छा आता था, और इसमें फलित गणित का काम बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ योर हॉरोस्कोप वुड डिपेंड ऑन गणित। तो वो वाला काम जो है, वो जब से सॉफ्टवेयर बन गए, कहानी पूरी चेंज होगी, कहानी पूरी की पूरी चेंज होगी। पिछले आप मान लीजिए 30 साल पहले तक ऐसे ही होता था सब, ये सब 1990 से पहले यही था, और इसी तरीके से पढ़ते थे लोग। 2-2 साल 3-3 साल सालों लगे रहते थे ज्योतिष को पढ़ने में। और कुछ लोग होते थे जो बिल्कुल आफ्टर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, और एस्ट्रोलॉजी वाज नॉट दैट ग्लैमराइज इधर, कोई खास ग्लैमराइज भी नहीं था, कोई खास इसको मीडिया पब्लिसिटी भी नहीं थी, ना शनि को मीडिया पब्लिसिटी नहीं, ना एस्ट्रोलॉजिस्ट को मिली थी उस टाइम तक। सब नॉर्मल से, कभी कभार किसी पंडित, लोकल पंडित जी के पास ही दिखा दिया, मुहूर्त कैसा हुआ, कुंडली मिला लिए, उतना ही काफी, उतना ही काम होता था, कोई उससे ज्यादा काम नहीं होता था। जितना आज की डेट में स्ट्रेस है, और आज की डेट में लोगों को इंस्टेंट चाहिए ना, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सब कुछ इमीडिएट चाहिए, तो इसलिए हमें और ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की। इसलिए ये था, ये सारी चीजें थी, अभी भी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही करेक्ट है। नॉट दैट कि ये सही नहीं है, बट इसको मास्टर करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको मास्टर करने का कोई फॉर्मूला नहीं है भी। ये दिस इज, एनी टीचर विल नॉट टीच यू हाउ टू गिव प्रेडिक्शंस बेसिस दिस, दे विल टीच यू दिस मींस दिस, नाउ इंटरप्रेट योरसेल्फ। अब आप अपना इंटरप्रिटेशन लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, खुद ही इंटरप्रेट करिए। हमने बता दिया मार्स अगर फर्स्ट हाउस में इस साइन में होगा और इसको ये एक्सपेक्ट करेगा, ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये है। अब आपको कैसे इंटरप्रेट करके प्रेडिक्शन देनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। दे आर नॉट अकाउंटेबल, वो तरीका है, दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग इट। सेकेंड वे जो डील है, ये इतने सारे, ये सब क्या है, हमने ये सब क्या किया, ये सब हमने किया प्लैनेट को जज करने के लिए, कि प्लैनेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस इवेंट के लिए पॉजिटिव है, किस इवेंट के लिए नेगेटिव है, वो सारे हमने इसमें किया। डिविजनल चार्ट से इसमें एक ऐसी चीज है जो इवेंट को स्पेसिफाई कर देता है, जो हाउसेस के बेस पे, हाउसेस की डिवीजन पे है, तो वो इवेंट को स्पेसिफाई करता है। D1 है, D2 है, D9 है। जैसे नवांश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट इन दिस, तो नवांश चार्ट हम देखते हैं, D9 चार्ट विच इज सीन फॉर मैरिजेस एंड रिलेशनशिप। तो वो नवांश को देख पढ़ा हमने कि वो कितना सही है, उस पर क्या दिखा रहे हैं प्लैनेट्स, और लगन में क्या दिखा रहे हैं, तो वो चीज लगन और नवांश हम इसमें देखते हैं। तो सारी चीजें क्या करी हमने, एनालाइज किया, जज किया, प्लैनेट कैसा है, प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट कौन सा स्पेसिफाई कर रहा है, कब कर रहा है, इसके लिए एक तरीका। दूसरा है, जब से केपी शुरू हुआ या बाकी नाड़ी जो शुरू हुआ, इन्होंने क्या किया, यहाँ नक्षत्र की कोई मारामारी नहीं है, इतनी नहीं है, नक्षत्र को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, या नक्षत्र उतना ज्यादा स्टडी नहीं कराया जाता है। जो एडवांस बाकी जो एस्ट्रोलॉजर वो नक्षत्र को भी देखते हैं, और नक्षत्र के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन दैट इज अगेन 10+ years वाली कहानी में अब नक्षत्र इसमें कर पाएंगे। Whereas this science is completely based on नक्षत्र। ये ऑलमोस्ट स्टार्ट ही शुरू से ही सॉफ्टवेयर था समझ। ये कैलकुलेशंस तभी हो पाई जब वो सॉफ्टवेयर, और हम सॉफ्टवेयर ना भी हो, ये एडवांस कैलकुलेटर्स से, जिसकी वजह से हम कैलकुलेशंस कर पाए, तब ये सारा नाड़ी का जो सिस्टम था वो शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, नाड़ी में क्या किया, हमने नक्षत्र को
साइंस को डिवाइड किया नक्षत्र में, प्लैनेट को हमने 3 हिस्सों में देखना शुरू किया। प्लैनेट वाज स्टडीड इन 3 पार्ट्स व्हिच कवर्ड एवरीथिंग, व्हिच कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट। जैसे प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये 3 चीजें। मतलब ये पता लगा कि भैया प्लैनेट जो है अपना रिजल्ट भी देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी देगा, अपने सब लॉर्ड का भी देगा, ये 3 चीजें। और इससे हुआ क्या, जब हमने ये किया, ये देखा एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट वर्सेस दिस, ये बहुत ज्यादा, इट वाज लीप्स एंड बाउंड अहेड। जो प्रेडिक्शन थी, अगर इसमें प्रेडिक्शन की रेट आ रही थी 60-70%, 80% के आसपास, 60-70% की अगर इसके अंदर एवरेज आ रही थी ठीक होने की, इसमें 90%, 80%, 85% इस तरीके की हो गई, इमीडिएटली बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसकी रिजल्ट, इसकी कैलकुलेशन वाज फार मोर सुपीरियर। 1-1 सेकंड में चेंज होने लगी कुंडली, जो कि इसमें नहीं होती। ये अब अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें फिर डिविजन चार्ट्स में आप देखेंगे हर चीज में जाके, वो उसी में जाके देखना पड़ेगा आपको। बट इसमें कुंडली चेंज हो, जब इसमें तो असेंडेंट चेंज होता है 2 घंटे के अंदर। असेंडेंट चेंज होगा तब उस प्लैनेट्स की डिग्री चेंज होगी, और हर प्लैनेट्स की डिग्री कोई देखता नहीं ज्यादा, इतना ही देखेंगे अच्छा इस तरीके का प्लैनेट है। यहाँ पे प्लैनेट की डिग्री चेंज होगी, सबलॉट चेंज हो जाएगा, तो सारे सबलॉट चेंज हो गए, सब पूरा मतलब ही बदल गया प्लैनेट का, कुंडली पूरी चेंज हो गई। आई कैन शो यू हॉरोस्कोप्स व्हिच आर चेंजिंग इन 1 सेकंड, 1 सेकंड हियर, 2 सेकंड हियर, पूरे हॉरोस्कोप चेंज हो जाते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। सो दिस इज हाउ टाइम सेंसिटिव द सिस्टम इज। तो इसलिए इसमें अब जो होता है, हमें एक चीज करनी पड़ती है एडवांस में, हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि आप जो बोल रहे हैं, अगर आपने हॉरोस्कोप जो टाइम बताया और उसके हिसाब से हॉरोस्कोप रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा वो चीज, आप कह रहे हैं कि मेरी तो नौकरी चली गई, मैं कर्जे में डूबा हूँ, हॉरोस्कोप बता रहा है कि आपकी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो आइदर द बर्थ डेट टाइम इज रॉन्ग और व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट मैचिंग, एंड यू कैन नो इट वेरी इजीली। बड़ा आराम से सामने देख के आपको तुरंत पता लग जाएगा क्या सिचुएशन है, 1 सेकंड के। रेक्टिफाई टाइम आल्सो। हाँ, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रेक्टिफाई टाइम। अगर वो नहीं है तो फिर आगे पीछे करके देखते हैं। मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल उसमें बता देता हूँ कि कैसे होता है। क्योंकि मेरा टाइम ऑफ बर्थ टेंटेटिव है। अरे वो सबके टेंटेटिव होते हैं, किसी के फिक्स नहीं होते। बट वो होता क्या है, जब आप ये करेंगे ना तो आप उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या वो है। आई शो यू हॉरोस्कोप, जिसमें जैसे ये है हॉरोस्कोप। अब ये हॉरोस्कोप में यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये एक टूल है जिससे आप टाइम आगे पीछे कर सकते हैं और कब क्या चेंज हो रहा है हम वो देख सकते हैं। तो जैसे इसमें टाइम है 1819, ठीक है, यहाँ पर है 1844, इट इज जो व्हाटएवर इज देयर इन रेड इट हैज चेंज्ड। ओके। और ये है 1820-39, मतलब 1 मिनट और 30-40 सेकंड में इतना चेंज हो गया। अब अगर इन प्लैनेट्स की जो नंबर चल रहे हैं, उन प्लैनेट्स का अगर चेंज हुआ है, मतलब ये यहाँ पे वीनस अगर की टाइम चल रहा है और इसमें चेंज हुआ, तो इसका पूरा मतलब ही बदल गया, पूरा इस प्लैनेट का मतलब ही बदल गया इतने कम उसमें। सो दिस दैट्स हाउ वी चेक कि अभी क्या चल रहा है, एंड देयरफॉर वी चेक कि पास्ट इंसिडेंट्स कब हुए हैं, उसको सब मिला के हम आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। वो आप भी करेंगे, वो आप बस सीख जाएंगे बड़े आराम से, और वो आप भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, बाकियों का भी कर सकते हैं, और वो क्लियर हो जाएगा एक बार, तो आपको प्रेडिक्शंस आसान हो जाएंगी। इससे प्रेडिक्शंस करना बहुत आसान है, मतलब फेयरली इजी। 3 महीने 4 महीने के अंदर प्रेडिक्शन सीख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब तो ये है कि आप सारे ये सारे जितने मैंने लिखे इसमें अष्टक वर्ग भी डाल दें आप, बाकी और 2-4 चीज और डाल दें जो वो भी सुना है मैंने, but क्या है पता नहीं, बट वो बड़े बड़े नाम है। बहुत सारी चीजें, इट इज एंडलेस, एस्ट्रोलॉजी इज एंडलेस। मतलब अगर आपने 9 क्लास में 8 क्लास में इतना सीख लिया, जो आज आप एस्पेक्ट देखना सीख लिया, और ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि कौन से हाउस और हाउस नंबर और साइन नंबर का कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि लॉर्डशिप किसकी है, तो आपने बताया उस हाउस की है, साइन नहीं देखा, साइन नहीं बोला, उतना ही चेंज हो गया, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि उतना भी नहीं होता लोगों को, उतना भी दिमाग में नहीं आता, वो वही पढ़ते हैं
जो साइन नंबर लिखा वही साइन और हाउस में कंफ्यूज रहते हैं बहुत टाइम तक, वो समझ में वो उतना वो ना वो आता ही नहीं है। बट इफ यू कैन एंड यू गाइस हैव डन दैट व्हिच इज वेरी गुड, उतना कर लिया, वेरी वेरी गुड। आई वुड से कि दैट्स अ बेस्ट थिंग टू हैपन। अब हम एक ये करेंगे, एनी क्वेश्चन सो फार, एनीथिंग ऑन एनीथिंग, एनी टर्मिनोलॉजी यू वुड हैव हर्ड समवेयर, क्या है एस्ट्रोलॉजी की कोई टर्मिनोलॉजी जो आपको समझ ना आई हो, किसी पंडित जी ने बोला आपके साथ ये हुआ है, आपकी कुंडली में ये है, दोष है, गुण है, इसमें योग वो है। you are saying like for this we'll be only seeing this planet, nakshatra and sublord only, right? ये टेबल नीचे बस। Okay. ये तो क्या है कोई ऊपर कोई हमें बोलते हैं कि समा शादी के लिए वो लोग they have to see नवमाशा चार्ट, ये सब वो सब D1 D9 डी सब वो D1 D9 D10 D1 D144 तक D600 तक है, Okay, I know D600 there are तक। many. तो मतलब वो मतलब इट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ द हाउस। तो Okay. मतलब उसको हर एक हाउस को प्लैनेट जो भी चीज है उसको 9 हिस्सों में बांट दिया, वो D9 हो गया, 40 में बांट दिया D40 हो गया। तो उतने उतने हर उसके लिए डिवीजन जो है वो दैट इज मैटर फॉर दैट विल टेल यू अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट इन योर लाइफ। तो Okay. शादी के लिए अलग होगा, एजुकेशन के लिए अलग होगा, प्रोफेशन के लिए अलग है, तो उस सारे इवेंट्स के लिए। और हमें कुछ करने की जरूरत है, हमने ये नंबर देखने, नंबर देख के आपने सीधा ही प्रेडिक्ट कर देना कि अच्छा कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको Yes. ये कॉम्बिनेशन में ही मिल जाए। वेरी इससे आसान नहीं हो सकता, एस्ट्रोलॉजी इससे इजी नहीं हो सकती, ना एस्ट्रोलॉजी इससे एक्यूरेट हो सकती है। As per This software only just we have to check which planet, but this is the number which is impacting the houses, right? Which are houses? these which are is- houses, these are houses, right? Houses, right? Okay. हाँ, these are houses. So Ketu is representing so many houses, Venus is doing so many houses, Okay. and whenever Sir, Venus, it is yes, sir. इस चार्ट के हिसाब से केतु is representing these houses. हाँ जी, ये जो चार्ट है वो लगाई हुई है, उसके हिसाब से केतु is representing जी first, हाँ, second, seventh, eighth and ninth. Okay. जी हाँ। तो सर इसके ये एस्पेक्ट्स कहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे? एस्पेक्ट केतु के एस्पेक्ट दिख रहे हैं, यही फर्क है। अब जब हम एडवांस पढ़ेंगे मैं आपको दो चीजें पहले जो क्लास है एडवांस की उसमें समझाऊंगा। ये वाला चार्ट, दूसरा चार्ट दिख रहा है आपको, निरायना जी कस्प सर। चार्ट। तो ये हाँ। कस्प चार्ट जो है दिस इज कॉल्ड निरायना भाव चलित चार्ट। चलित चार्ट जिसको बोलते हैं वो है जिसको हम भाव चलित चार्ट बोलते हैं। भाव चलित इज डिफरेंट। हाउ प्लैनेट्स की पोजीशनिंग हम चलित चार्ट से देखते हैं, साइंस की पोजीशनिंग राशियां जो है वो हम लगन चार्ट से देखते हैं। ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा इधर, पूरा प्लैनेट जो है सिस्टम ये सारा यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। हम इस वाले चार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको नहीं देंगे। सारी कैलकुलेशन इससे होगी प्लैनेट्स So की। first one is the main horoscope you're saying, हाँ, right? ये लगन चार्ट है, लगन Lagan चार्ट है। chart है. And the second one हाँ, is वहाँ पे is लिखा हुआ है कस्प चार्ट। Narayana. हाँ, Narayana Kaspa. निरायना कस्प चार्ट, इसको निरायना भाव चलित भी बोल सकते हैं आप। Okay. कस्प चार्ट, चलित चार्ट, कुछ भी आप बोलो। कस्प का मतलब हाउसेज होता है, Houses, okay. कस्प का मतलब हाउसेज है और कुछ नहीं है ज्यादा। किसको टर्मिनोलॉजी में ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो, और ना हेवी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी, बड़ी आसान टर्मिनोलॉजी। कस्प मतलब हाउस। सर इसमें जो Difference क्या है देखो इसका हाउसेस में दोनों चार्ट में? दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको चलो थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। क्या ये difference है। इसमें राशियां भी नहीं है हाउसेस की, मतलब जैसे 8 के बाद सीधा 10 आ गई, 9 हाँ जी नहीं। बिल्कुल, 7 8 9 का है। हाँ, हाँ, ये थोड़ा ऐसे ही सा यहाँ पे और फिर 3। 10 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 10 भी हाँ। रिपीट हो 10 रहा भी है। रिपीट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ा, 10 भी रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि ये राशियों का प्लेसमेंट है ही। अब क्या होता है इसमें, अगर जैसे मैंने बताया ना साइंस एडवांस करी तो ये सारे चीजें निकली। साइंस एडवांस हुई तो बहुत सारी नई नई चीजें आई, नए नए कॉन्सेप्ट, मतलब आपको और बेहतर मेजरमेंट्स आए। अब ये कस्प चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ये ऑब्जर्व किया गया कि अर्थ मतलब जैसे आपका जो अर्थ घूमती है, साइन हमने ज़ोडिएक देखे तो अपनी जब फोटो खींची तो कई बार प्लैनेट मूव, जब बिटवीन द टाइम वो प्लैनेट मूव कर गया। वो साइन तो वही है, साइन तो वही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जो प्लैनेट है, क्योंकि हम 2 लेयर देख रहे हैं ऊपर, बल्कि 3 लेयर देख रहे हैं। हम साइंस देख रहे हैं, हम नक्षत्र भी देख रहे हैं, और हम प्लैनेट भी देख रहे हैं। तो देयर आर 3 लेयर्स विच आर देयर, और 3 ओवरलैपिंग चीजें हैं एक के पीछे एक, वो हम देख रहे हैं। तो पहली फोटो खींची साइंस की दिख गई, लेकिन वो जब तक दूसरे तक पहुंची वो अर्थ मूव कर गई थी कुछ डिग्रीज, और देयरफॉर वो उसकी जो दूसरा प्लैनेट था, जो भी प्लैनेट आपको एक साइन में दिख रहा है लगन चार्ट में, वो मूव कर गई अर्थ, और वो प्लैनेट दूसरे साइन में आ गया। मान लो प्लैनेट था 30 डिग्री के आसपास, 27 28 डिग्री, तो एक साइन में तो 30 डिग्री होता है, तो वो
जैसे ही करेंगे वो मूव कर जाएगा, वो अगले साइड में चला जाएगा 4-5 डिग्री 6 डिग्री के अंदर। तो एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट इज सीन फ्रॉम कस्पल चार्ट और चलित चार्ट विच वी कॉल, उसमें से देखी जाती है। तो उसकी पोजीशन है, ये पहले पॉसिबल नहीं था, अब वो विद एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो भी पॉसिबल है। पुराने जमाने में नहीं था, उतना नहीं करते थे, उतना चलित चार्ट नहीं बने थे, लेकिन अब पॉसिबल है। अब एग्जैक्ट डिग्री, एग्जैक्ट एक एक चीज, एक एक सेकंड, एक एक मिनट तक का सारा पूरा हिसाब। तो इसलिए हम लोगों को खैर उससे भी मतलब नहीं है। ऑल्दो आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट दोस नंबर्स, सारे नंबर मैनुअली में कराऊंगा 1-2 क्लास में आपको, तो समझ में आएगा आपको अच्छा कितना पेनफुल प्रोसेस है। फिर आप कहेंगे नहीं मैं सॉफ्टवेयर ही से कर लेते, क्योंकि हर एक चीज निकालने में बड़ा टाइम लगेगा। तो वो तो आप है दोनों से करेंगे, राइट? मैन्युअली आल्सो एज वेल एज हाँ, मैनुअली भी चाहिए, मतलब लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे वो है। या दैट्स राइट, दैट्स वो राइट। लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या। तो फायदा मैनुअली नहीं यू होगा। विल नो सबलॉट क्या होता है, सबलॉट से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, व्हाई इज सबलॉट। और दूसरी चीज जो अभी आपने राहु केतु का, जैसे अभी आपने पूछा कि उसके एस्पेक्ट्स का क्या होगा, उसके एस्पेक्ट्स का कुछ नहीं होगा। राहु केतु इज ऑलवेज सीन एज उनको कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, नॉट दैट कि वो किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि राहु केतु अपना कोई रिजल्ट नहीं है, अपना कुछ नहीं है। वो जो भी प्लैनेट उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हाउसेज है उनका रिजल्ट देते हैं। राहु केतु का अपना कोई कुछ नहीं है, वो अपना जिसके साथ जुड़ गए उसका रिजल्ट दे रहे हैं। तो वो सब चीजें हम उससे देखते हैं। सो दिस इज अ फेयरली एक्यूरेट थिंग टू डू। नाउ मूविंग अहेड, कोई और किसी को डाउट, एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग ऑन एनी टॉपिक और एनी वर्ड विच दे हैव हर्ड इन एस्ट्रोलॉजी, आज तक कभी सुना हो कहीं पे? सर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, अगर ये सॉफ्टवेयर में से हम लोग यूज करते हैं तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग मैनुअली। नथिंग, कोई करता कौन है आपको इतना टाइम हाँ, जिसके पास है? नहीं, हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, हाँ, बट वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, ये सारे उसमें आ जाएंगे। कुछ नहीं। इसीलिए तो आजकल जो मैथ्स में कमजोर है मेरे जैसे लोग, वो एस्ट्रोलॉजी पे करने लग गए। मुझे नहीं, मुझे मैथ्स मुझे बड़ी भारी लगती है। और गणित तो मैं बिल्कुल ही ना पढ़ाऊं किसी को, कब मैं कैलकुलेशन, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन मुझे आ सकती, कौन करेगा इतना, मुझे किसी में कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ, क्योंकि आपको वो सारा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वो मैं कंप्यूटर बहुत पहले से शुरू कर दिया था करना, और मेरे को, मैं एक्सेल में बहुत पहले से कर रहा हूँ काम, तो मुझे एक्सेल ज्यादा सूट करती है। मुझे फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला, वो एक्सेल बनाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई हैव ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी, एंड ये आजकल का प्रोग्रेसिव वे ऑफ लुकिंग एट आवर साइंसेस। कॉन्सेप्ट वही है, मतलब वही है, पर इंटरप्रिटेशन अलग है, सारा इंटरप्रिटेशन अलग है। इनफैक्ट आजकल जैसे जो केसेस आते हैं उसमें आपको, अगर आपको ये देखना है कि अब जैसे गे मैरिजेस का, लास्ट ईयर मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया था जिसमें 2 लड़कों की शादी होनी थी और मैचिंग होनी थी, उनको मैच करना था। और वो पहला केस था। देख रहे, अब वो लीगल हो गया तो वो आगे बढ़ के बोलते हैं कि ठीक है, मतलब whenever I do a corporate event, कहीं पे जैसे corporate events वगैरह होते हैं तो उसमें हम लोग करते हैं, तो उसमें whenever anybody comes and they will tell their orientation upfront, क्या, listen, I am this, I am lesbian और I am gay, इस तरीके की पहले बता के बात करते हैं, क्यों? They feel pride। अभी कोई शर्म नहीं है। अभी तो शायद ये नहीं है, because it's not in the open, yeah। तो मेरा ये भी केस आते हैं, पहले नहीं आते थे, अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई कि हम उनका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली दिखा दें। गुड आएगा तो मतलब, because पहले के में people used to pressure them and to get married off as that's true। नहीं, इंडिया में नहीं होता था, इंडिया से बाहर जाके शादी करते थे, कैसे रहती थी, क्या करते थे, that's true, yeah। अब वो अलग है। आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू जज एन ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्सन। अब ये नहीं पता लगेगा, अभी हमें उतना रिसर्च मटेरियल नहीं है। अगर आप यही ट्रेडिशनल वाले से पूछो, वो बोलेगा नहीं, वीनस विल बी अफेक्टेड बाय एनी मेलेफिक, और वो या 7th हाउस और वीनस का कनेक्शन देखो, कौन सा मेलेफिक है, क्या है, ये ऐसा होगा, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक किधर तो भी, I think I read it Quora, I think so they'll say like it's unnatural, they'll write like Quora पे मेरे व्यूज पढ़ना था, जस्ट सर्च में आपको भी पढ़ा है मैंने, मैं मतलब मुझे बड़ा मजा आता Quora में लिखने में। पहले लिखता था तो बहुत टाइम से मैंने लिखा ही नहीं कुछ, but I used to write and then I used to tell कि क्या है बकवास। People used to ask this question, my Ketu is in 7th house, will I get divorced? मतलब क्या, अभी किधर I read that article of yours, I read that article। अभी और कितने सारे हैं, that is और पता नहीं कितने मतलब, and उसके बाद जो मेल्स आते हैं मेरे को, so I don't entertain all mails, but I receive lot of mails on a daily basis।
जिसमें एक था, आई स्टिल रिमेम्बर अ केस एंड आई फील पिटी, इसलिए मुझे लगता है ये क्या पागल बनाया लोगों को। एजुकेटेड इंजीनियर बैकग्राउंड कपल फ्रॉम केरला, ठीक है, they wrote to me, the lady wrote to me कि my son is having a दोष, some दोष, पितृ दोष है, पता नहीं कौन सा दोष बताया था, to check, वो will and the astrologer says कि because of the son's horoscope the parents will die in next 5 years, and son was just born and they were scared like hell। वो डरे, वो उतनी मेज लेके उसने और नहीं हम मर जाएंगे। अरे यार पढ़े लिखे लोग कैसे मर जाओगे? Astrologer should be taken to task. Actually, people taken to task, there's not nothing tell you actually. you can't do anything ना, it is not legal by law। वो डरा दिया कि आप मर जाओगे। and दोनों ही हस्बैंड ने अलग से बात करी, कैन वी स्पीक, एंड दे वर लाइक इंग्लिश भी वो टूटा फूटा बोल रहे थे, फॉरगेट अबाउट हिंदी। एंड मेल्स में भी उसने वो लिखा तो अपना दिया मैंने पूरा, मैंने ले भाई ऐसे मर मत, कोई नहीं मरने वाला किसी की हॉरोस्कोप से, और बच्चा एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम देयर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ एक्चुअली व्हिच दे रेज क्वेश्चंस कि मेरे कुंडली में मृत्यु षडाष्टक दोष है, ठीक है, वो तो मेरी शादी होगी उससे तो वो मर जाएगा, क्या होगा? मांगलिक के ऊपर पता नहीं, मांगलिक के ऊपर आई हैव रिटन सो मच ऑन दिस कि द वर्स्ट थिंग, द मांगलिक इज द बिगेस्ट स्कैम। अभी हम मांगलिक की बात करेंगे। मांगलिक इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ सर, ये बात आप ठीक बोले, मंगल से मांगलिक बोल के ना दे स्केयर यू सो मच कि मतलब वो मुश्किल हो जाती है। मैं पीछे नहीं, मांगलिक ये काल सर्पदोष बोल के सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे वो भाई, इतना मतलब पैसा है, उन्हीं की बारी आ गई, उन्हीं की बारी आ गई। अब I have been cheated many times। सारे दोष दूर हो जाएंगे, अभी समझ लो पहले होता क्या है। सो अब मांगलिक के ऊपर मेरे को सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी। आई सॉ एपिसोड ऑन क्राइम पेट्रोल, जो टीवी पे प्रोग्राम आता है ना सोनी पे, विच क्राइम एपिसोड्स का, महाराष्ट्र में कहीं पे था कुछ तो प्लेस, आई डोंट रिमेम्बर दैट प्लेस। वहां पे मतलब एक शहर के पुजारी जी एक जो थे, वो मर्डर करवा रहे थे लोगों का। अगर लड़के को बताते लड़के में मंगल दोष है तो इसकी पहले शादी कराओ कहीं और, या किसी गलत शादी हो गई, शादी जिससे हो गई उसको उसने मर्डर करा दिया। देखा, मैंने कहा था ना मर जाएगा दूसरा बंदा, मर्डर करा रहा के साथ शादी करवा देते हैं ना लोग। हाँ, उन्हें पेड़ के साथ, गाय के साथ, पता नहीं किस किस के साथ शादी करा दी। ऐश्वर्या राय का भी हुआ था ना शादी। तो मतलब मैं ये अरे यार आप मतलब समझो ना, आप पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, शादी पेड़ के साथ किया तो मंगल शिफ्ट हो गया कुंडली से कहीं, मंगल जहाँ पर है वहीं रहेगा ना, लगन चार्ट से शिफ्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, वो तो वहीं का वहीं रहेगा, तो कैसे हो जाएगा इम्पैक्ट? हाउ? नहीं सर, this is humans धोखेबाजी with planets, that's what they are trying to tell you। सर आपका ये लॉजिक एक्चुअली इट वर्क्स वंडर्स। ये जो लॉजिक है ना कि कितना भी कुछ कर लो, ग्रिड में जो नंबर तो वही रहेंगे, जो आपने न्यूमरोलॉजी ने भी कहा था, इट एक्चुअली वर्क्स वंडर्स। वर्क वंडर्स क्या मतलब, मैं मेरे हाथ में थोड़ी ताकत है, राज ज्योतिष होंगे कोई भगवान से कनेक्शन जिनका डायरेक्ट है वो कर सकते हो, मैं चेंज प्लैनेट तो कर दे भैया, मेरे हाथ में ताकत नहीं है ना मेरे सॉफ्टवेयर में। No, before I used to also think, oh, this has happened, that will happen, but after listening to it, I've stopped believing on all those things। अरे कुछ नहीं, मैं वही that's what that, मैं अगर नहीं बोलूंगा अब ठीक है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी दुकान कैसे चलेगी? मुझे अपनी दुकान चलानी है ना, मुझे तो रेमेडी बेचनी है। मैं रेमेडी, एस्ट्रोलॉजर बेस्ट है, खुद ही बीमारी बनाएगा, खुद ही कोरोना वायरस बनाया और खुद ही वो उसकी दवाई देगा, और ये भी बोलेगा दवाई मुझसे लेनी पड़ेगी, कोई और दवाई दे नहीं सकता इसकी। तो अगर वो ऐसे ही दवाई दे के ऐसे ठीक करने लगे लोग तो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं मांगलिक पे। मांगलिक क्या है? मंगल दोष इसको बोलते हैं, मंगल दोष, कुजा दोष। कुजा दोष, हाँ, कुजा दोष भी यही है, मंगल दोष भी यही है, और कौन सा दोष होता है ये? हाँ, कुजा दोष, मंगल दोष, मांगलिक, ये सब। अब इसके अंदर इसके भी फर्दर वो है डिवीजन, आंशिक मांगलिक, हाँ ये सुना है, घोर मांगलिक, ठीक है। जब पंडित जी को कुछ नहीं मिला उन्होंने बोला आंशिक मांगलिक है, तो किसी पे तो ब्लेम गेम खेलना है ना। राहु केतु शनि नहीं समझ में आए, अभी कुछ तो समझ में आएगा। मंगल अभी आपको समझ में आएगा कि मांगलिक कितनी कैसे हो सकता है आदमी, कितनी बार। जब भी मार्स यहाँ पर फर्स्ट हाउस, यहाँ पर हो सेकंड हाउस, यहाँ हो फोर्थ हाउस, इधर है
7th यहाँ है, 8th या इधर 1 2 3 4 5 इतने हाउसेस में मार्स है तो बंदा जो भी है वो मांगलिक। अब अगर कहीं पर भी एरीज में मार्स है तो इन हाउसेस में से कोई भी एक हाउस में होने से द पर्सन इज मांगलिक। जी हाँ जी। अच्छा, अब इनमें से कहीं पर भी होगा बंदा तो उसको मंगल दोष है या मांगलिक है। ठीक है। हाँ सर, मेरे 4th हाउस में मार्स है। हाँ तो आप मांगलिक है। हाँ, मुबारक हो, आप मांगलिक है। आप अपने हाँ सर, हस्बैंड को ये चेक बात करिएगा। मैं बचपन हाँ। से सुनते आ रही हूँ कि मंगल से मांगलिक है तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो इफेक्ट आता ही होगा, ऐसे भी हाँ बोलते हैं। हाँ कुछ तो बिल्कुल सारे प्लैनेट है कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करते ही है। हाँ जी, हाँ जी। हर आदमी की जिंदगी नॉर्मल थोड़ी चलती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हाथ से नहीं आता। हाँ आज भी सुबह आया होगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा। ठीक है, तो वो छोड़ो, अभी इस पे आते हैं वापस। हाँ आयुष की आपने रेज्ड हैंड। सर ये हाउसेस मतलब हाउस नंबर से देखना है या राशि नंबर 147 से देखना? हाउस बोला ना मैंने, हाउस हाउस बोला, राशियों पे तो आया ही नहीं मैं भी। सर आप तो नंबर लिखे हैं। नंबर मैंने लिखा, 4th हाउस ये होता है, 1st हाउस ये होता है, जस्ट इन केस अगर आप अच्छा भूल गए वैसे, ओके हाँ उसके लिए, जस्ट इन ओके केस अगर आप भूल गए हाँ उसके हाँ लिए। ओके। तो 1 2 4 7 8 12। अब अगर मार्स मांगलिक में है और मार्स उसमें एरीज में, तो मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि। दैट्स राइट। ठीक है, अब मूल त्रिकोण राशि में हो गया तो घोर मांगलिक हो गया भाई। और अगर लग्न में ये या फिर 7th हाउस में, इन दोनों में अगर फर्स्ट साइन में है तो उसकी शादी गई। और कहीं भगवान ना करे मार्स सैटर्न के साथ है तो पता नहीं, पंडित जी कहेंगे पहले मुझसे भी शादी करो, फिर दूसरे से भी शादी करो, फिर ठीक है। मेरा मार्स हाउस वही है मेरा। तो ये इतने अभी ये तो हो गया इसका ये एक्सप्लेनेशन। कुछ एक राशियां जिसपे कि मंगल का इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? मार्स का मांगलिक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अगर आपकी एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है तो नॉन मांगलिक की डेथ हो जाएगी। ये इम्पैक्ट है। नॉन मांगलिक विल हैव अ लो एज। दैट इज व्हाट मंगल दोष इज जनरली। But they get तो डेथ क्या जल्दी होगा या कैसा, आफ्टर सर्टेन इयर्स और समथिंग? नहीं जल्दी हो जाएगा। अगर यही समझ लो कि उस लड़की से अगर आपको बोल दिया इस लड़की से शादी करो, आपकी मृत्यु हो जाएगी जल्दी, तो आप करोगे क्या? Usually like in Christians and all we don't जल्दी। match horoscope. हाँ नहीं वो मांगलिक देख लिया, नॉन मांगलिक देख लिया, हो गया, शादी नहीं हो सकती है। उसने तो दिए, तो आप भी देख लोगे, आप घर कुंडली में देख लोगे मंगल कहाँ बैठा है, सबसे पहले चेक कर लो मंगलिक का, बंदा मांगलिक है कि नहीं। सर और गुस्सा? गुस्सा तो वैसे ही आ जाएगा, गुस्से में कौन सी प्रॉब्लम है? मंगल के भरोसे गुस्से में बैठे होंगे। मंगल इज नो गुस्सा। मंगल का मतलब गुस्सा नहीं है। ये भी और एक और, मून का मतलब भी शांति नहीं है। मोती पहनाने से कोई गुस्सा कम। अच्छा अगर मंगल गुस्सा है तो मोती को पहनाते? मोती तो मून का है कि गुस्सा शांत हो जाएगा। मुझे कोई लॉजिक है इसके पीछे? नहीं। तुम बताओ ना, मेरे को आप बताओ। आपने पूछा कि मंगल गुस्सा, तो मोती को पहनाया जाता है गुस्सा शांत करने के लिए। तो सीधे मोती बोलते हैं कि सर मोती की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसीलिए मोती पहनने बोलते हैं। बियर की तासीर भी ठंडी होती है, बियर पीने को नहीं बोलते। हाँ सर, ये बात आप ठीक बोले। बियर ही पिला दो, बंदा भी खुश हो जाएगा कि हर रोज एक बियर। Just one question, if it's a मांगलिक है और नॉन मांगलिक के साथ शादी, does the spouse dies? ऐसा बोलते, ऐसे बोल के, जब तक ऐसा नहीं बोलेंगे डरोगे कैसे आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आई डोंट बिलीव दिस। अरे नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, मैं समझो तो सही आप। अब अगर आप ये दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, इसीलिए दूसरी शादी करा रहे थे कि एक शादी खत्म हो गई। दूसरा एक तरीका, कुछ एक राशियों में मंगल अगर है तो वो उसमें मांगलिक इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं उसको। तीसरी एक चीज ये है इसके अंदर कि 28 साल की उम्र के बाद आपका मांगलिक दोष कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब 28, मुझे नहीं मालूम 28 साल बाद कौन सा ज्योतिष मंगल की प्लेसमेंट को चेंज कर देगा, विच इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि ये तो जिंदगी भर ऐसी रही। सर और 28 के बाद मंगल का दशा आया था? दशा से कोई लेना देना नहीं, तो हॉरोस्कोप नेटल पे देख के बताते हैं। So my wife is non-Manglik and I am Manglik.
How many years have you lived now so far? You've lived 12 years of marriage. 12 years of marriage. तो बस ठीक है, हो गया बस. अभी ऐसा तो है नहीं कि मांगलिक से नॉन मांगलिक, मांगलिक की शादी होगी तो अमर हो जाएंगे दोनों लोग, मरेंगे ही नहीं कभी. ऐसा तो कभी नहीं होगा. And Manglik is Mars is in my first house only, in conjunction with Mercury. बस तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, nothing else. So you are not in danger, your wife is. Still also तो अभी खैर ऐसा कुछ भी सीधे डेथ होता है कि मतलब डिजीजेस और वैसे भी धीरे धीरे डेथ होगा. अरे कुछ नहीं होता बाबा, कुछ नहीं होता. नथिंग. आई कैन गिव इट इन राइटिंग. सिंपल. ऐसा मुझे एक चीज बताओ, आपकी हेल्थ किसके हॉरोस्कोप से देखी जाएगी? मेरी ऑब्वियसली. आपकी नौकरी लगेगी तो कौन से हॉरोस्कोप से देखेंगे? अपनी. हेल्थ भी आपसे, नौकरी भी आपसे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कौन सा हॉरोस्कोप से? आपके हॉरोस्कोप से देखेंगे ना. सारे इवेंट आपकी लाइफ के जितने भी होने, पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, फॉरेन सेटल होंगे कि नहीं होंगे, सब चीज आपकी हॉरोस्कोप से देखा जाएगा. ऐसी है ना. सारे ऑल इवेंट्स इन योर लाइफ विल बी सीन थ्रू योर हॉरोस्कोप. तो डेथ कैसे दूसरे की हॉरोस्कोप से आप कर सकते हो? मेरी डेथ दूसरे का हॉरोस्कोप कहाँ से यूज हो जाएगा यार? सर तो फिर कुंडली क्यों मैच करते हैं शादी के टाइम? ये दूसरा क्वेश्चन है. इसके बाद अभी आई विल रिजर्व दिस क्वेश्चन, मैं बताता हूँ इसका आंसर. एक तो हो गया मांगलिक का, आपने जो बोला कि ये तो मेरी जो डेथ है वो दूसरे के उससे तो नहीं होगी, हॉरोस्कोप से. But usually come to know like if a person unless is become a widow or widower, right? Unless वो तो that which age you don't know. ठीक है, which age? Okay. अब अगर 60 साल के बाद विडोवर हो गया तो ठीक है यार, जी ली जिंदगी. उसके बाद अगर कोई ना कोई जाएगी ना, 60 के बाद तो फिर डिवोर्स काउंटिंग शुरू होगी. अनलेस अगर आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, या कोई पॉलिटिशियन है जिनको की जैसे हमारे आडवाणी जी हो गए, मोतीलाल वोरा है, 90 प्लस चल रहे हैं वो लोग, तो उनको एक अलग संजीवनी बूटी मिलती है, विच इज पावर. हमें नहीं मिलेगी, आम इंसानों को नहीं मिलेगी, किसी पॉलिटिशियन को. संजीवनी बूटी पैसा है, जो भी है, व्हाटएवर, तो बूटी तो है ना. तो खैर अच्छा, हम उस पे थे कि ये मार्स जो है आपकी शादी, मतलब आपने क्या क्या बात कर रही है, बीच में भटका देते आप लोग. हाँ, मरेगा नहीं कोई नहीं मरेगा. आपकी कुंडली से आप ही का पता लगेगा, किसी और का पता नहीं चलता. सारी चीजें जो है वो आपकी कुंडली से, आपके बारे में ही सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे. तो आपकी डेथ भी आप ही की कुंडली से देखी जाएगी, किसी और की कुंडली से नहीं देखी जाएगी. अनलेस यू आर मैरिंग अ क्रिमिनल. ऐसा है कि अगर उसके हाथ में मर्डर है, उसकी कुंडली में मर्डर लिखा है और आप उससे शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको मर्डर हो जाए. अदरवाइज कोई नहीं मरता. ओके, ठीक है. तो आप उसको आप बिल्कुल साइड रखें, दूर रखें, कुछ नहीं. वो भी हम उसमें पढ़ेंगे, लॉन्गेविटी का चैप्टर जब पढ़ते हैं एडवांस में, कि शादी के बाद अक्सर ऐसे दिखाया था ना, शादी में जा रही थी बस, वापसी में बस खाई में गिर गई, 25 लोग मर गए. या दूल्हा मर गया, शादी का दूल्हा चल रहा था घोड़ी, किसी ने गोली चलाई और दूल्हे की लग गई, दूल्हा मर गया. मेनी इंस्टेंसेस गाय डाइज ऑन द डे ऑफ वेडिंग और इमीडिएटली आफ्टर द वेडिंग. गाय और गर्ल हुएवर वो जल्दी मर जाते हैं 1-2 दिन बाद, या कुछ उस टाइप का इंसिडेंट होता है उसी दिन. ऐसे होते हैं इंसिडेंट्स, बहुत बार देखा गया ऐसे होते. उसका सर अभी पटना में हुआ है ऐसा. हम ऐसे आते रहते हैं, वो गोली मारी, किसी ने गोली हवा में चलाई, गोली. नहीं सर, वो गोरेगांव से आए थे, दूल्हा जो था पटना, कोरोना वाला सीन कोरोना था और 2 दिन में ही मर गया. बताओ. हाँ, तो ये जो केसेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी इसमें बाधक और मारक हाउसेज होते हैं. ठीक है ना, बाधक और मारक, वही शादी के भी हाउसेज होते हैं. 2nd एंड 7th हाउसेज जो है वो मारक हाउसेज में माने जाते हैं. तो मारक, उनको बोलते हैं मारक हाउसेज है. और यही 2 हाउसेज जो है शादी के टाइम पर भी काफी एक्टिव होते हैं. इनके बिना शादी नहीं होती, 2nd और 7th के बिना. तो ये जब दोनों, तो सीन काफी वैसा सा बन जाता है कुछ लोगों के साथ साथ, कि अगर वही हाउसेज 2nd और 7th हाउसेज उसकी, उस बंदे की कुंडली में भी मारक या बाधक में है, तो then the chances of person dying on during that marriage is very high. वो हो जाता है उसमें. तो वो कैलकुलेशन अलग है, मांगलिक और नॉन मांगलिक कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं जो लोग शादी के टाइम में. नाउ कमिंग बैक टू मांगलिक, ये 12 में से 6 लोग, इसका क्या मतलब, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कि 50% पॉपुलेशन जो है वो मांगलिक है.
भाई 6 हैं आउट ऑफ 12 तो 50% हो गया। हाँ 100%। ठीक है तो 6 आउट ऑफ 12 इज 50%। अब कुछ विद्वान लोग जो है मून की प्लेसमेंट से भी मंगल की प्लेसमेंट देखते हैं। मतलब मान लो मून यहाँ पर है तो इसको फर्स्ट हाउस मान लेंगे, फिर चेक करेंगे जिसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। आपके इसमें जो डिटेल वो आता है चंद्र कुंडली भी आती है जिसमें मून जिस भी हाउस में होता है उसको फर्स्ट हाउस मान लेते हैं और फिर उसके बाद कुंडली बना लेते हैं। तो अगर ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस तरीके से काउंटिंग हो जाएगी। अगर इसको देख के अगर हम फिर से मार्स की लोकेशन देखेंगे तो फिर 2-3 हाउसेज में निकल आएगा, यानी कि हम 20% और 20-25% और। फिर कुछ लोग वीनस से भी देखते हैं और बुद्धिमान लोग, जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा रीजन तो वीनस से भी देख लो, वीनस को फर्स्ट हाउस देख लो, वैसा भी कर लेते हैं। तो कोई नहीं, वो करे ना करे 70-80% जनता जो है इस हिसाब से वो मांगलिक बना लेती है। अगर सारी मांगलिक है तो फिर प्रॉब्लम किसमें है? सारी मांगलिक हो जाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम? तो मांगलिक इज मैरिंग मांगलिक। जब इतने हाई प्रोपोर्शन में लोग मांगलिक हैं तो मुझे एक चीज आप बताएं कि अच्छा मांगलिक कितने परसेंटेज वर्ल्ड की पॉपुलेशन मानती हो मांगलिक एज अ कॉन्सेप्ट? ऑल 80 वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं, वर्ल्ड में 700 कुछ करोड़ लोग हैं, मतलब इंडियन पॉपुलेशन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड। 130 this thing, right? Yeah. हाँ तो 1/6 पॉपुलेशन है हमारी, हर 6 में से एक बंदा हिंदुस्तानी है। तो ठीक है चलो 20% हो गई हमारी पॉपुलेशन लगभग, या 20% छोड़ो, मतलब अगर आप टोटल देखो हिंदुस्तान में भी देख लो तो उसमें से हम 80 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदू हैं। सारे हिंदू मांगलिक नहीं मानते, लेकिन चलो कुछ मान भी रहे हैं। कितने मान रहे हैं रफ के एस्टिमेट? 10 to कितने लोग मानते हैं? मतलब रफली अराउंड 50% मांगते हैं। 40 करोड़ लोग मांगलिक मानते होंगे, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। 40 से ज्यादा ले लो, that's right. 40 करोड़ और 60 करोड़, 60 ले लेते हैं चलो फॉर और लिबरल हो जाते हैं। 60%, 60 करोड़ पीपल इन इंडिया दे विल प्रॉब्ली मांगलिक मांगते हैं। 60 करोड़ वर्सेस 720 करोड़ अक्रॉस द वर्ल्ड। बाकी की शादियां नहीं हो रही, सबकी शादी में दूसरा बंदा मर जा रहा है क्या? वो मांगलिक नॉन मांगलिक चेक करते हैं। अब मुझे एक बताओ, सगार है, छोड़ो बाकी सगार लोग जितने भी, all Sikhs they do not even match horoscopes, they only look for the Sunday, they just see लड़का लड़की ठीक है सब सही है, संडे देखो कौन सा जिसमें सारे कनाडा और यूएसए से लोग आ सकते हैं, उस दिन शादी करो। they don't match horoscopes at all, they don't believe rather in astrology half of them, the 90% मतलब जो उनका बिलीफ है। लेकिन आप जब दिस इज ऑल फियर ड्रिवन थिंग तो आप सब सारे काफी लोग बिलीव करते हैं, बट मेजॉरिटी मतलब वो ऐसा देखते नहीं कि मांगलिक को दे डोंट बिलीव इन दिस कांसेप्ट ऑफ मांगलिक। तो उनकी शादियों में दूसरा बंदा मर ही जा रहा है क्या? कोई नहीं मर रहा, कुछ नहीं होता, मरना कोई नहीं मरता। किसी के साथ शादी करो, आप मरोगे अपने हॉरोस्कोप के, अपने कर्मों के हिसाब से मरोगे। आपकी लाइफ स्पैन आपकी हॉरोस्कोप में डिसाइडेड है, किसी और के हॉरोस्कोप से नहीं डिसाइडेड। अगर आपको उसी टाइम पे 30 साल की उम्र में मरना है तो 30 ही साल में मरोगे, 5 साल में मरना है तो 5 साल में, 95 ईयर्स जाके मरना तो 95 ईयर्स। सर ये तो सिर्फ स्पाउस की बात हो रही थी। मुझे तो किसी ने शादी से पहले, किसी ने, कोई अंकल थे, मेरी माँ ने रेफर किया, मतलब उनको दिया था मेरा कुंडली। उन्होंने तो ये बोला था कि मेरे पापा की जो डेथ हुई है, इधर माय ब्रदर और माय फादर would be मतलब their life will lifespan would get impacted because of something in my kundli. I was like अच्छा तो ऐसा कि हाँ होता है, पता ऐसा बोलने को कुछ भी बोल सकता है कोई यार, कुछ भी बोल सकते हैं। they are free, there is no you can't penalize them, you can't take them to court। एक दिन हो जाइए कि किसी ने अगर ये this is punishable by law, जिस दिन हो गया ना एस्ट्रोलॉजी इज पनिशेबल, गिविंग रॉन्ग प्रेडिक्शन इज इक्विवेलेंट टू गिविंग वो और people get sensitive on that sometimes, you know, by hearing, you know, people do get sensitive and sensitive। अरे कितने मैं आई हैव सीन, मतलब you would be surprised, I can show you emails of people
ये मांगलिक दोष के चक्कर में, मांगलिक और नॉन मांगलिक के चक्कर में, एजुकेटेड कपल, वन फ्रॉम बैंगलोर, वन फ्रॉम पुणे, गर्ल फ्रॉम पुणे एंड बॉय फ्रॉम बैंगलोर, आई थिंक, उन लोगों ने, उनके एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग, मेरा सर खा गए वो लोग कि नहीं प्लीज एक्सटेंड दिस टू आवर पेरेंट्स, दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन गेटिंग मैरिड। तो लड़की ने अलग फोन कर रही है, लड़का अलग फोन कर रहा है। मैं कहा लिसन, लड़की ने फोन करके बोला कि सी आई रियली लव हिम एंड आई वांट टू गेट मैरिड एंड वी आर इन रिलेशनशिप फॉर लास्ट 6-7 years, आई वांट टू गेट मैरिड एंड स्टफ। मैं कहा अच्छा जी कर लो। तो लड़के से बात करी, नो आई डोंट थिंक माय पेरेंट्स विल एग्री। तो मैंने लड़की को बोला भाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद द गाय बिकॉज गाय इज नॉट श्योर अबाउट यू। इतना होता तो जाके भाग के शादी कर लो ना, किसने रोका है? कौन रोक रहा है चीज पे? पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर इंजीनियर। People do, like one guy committed suicide कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा लाइफ शॉर्ट है एंड यू विल नॉट सिंग। ओ उसे जाके मम्मी से बात किया। This is a completely this should be covered in the your IPC sections. If you are telling all these things, this is wrong. And उसके चक्कर में वो लाखों रुपए के गुटियां बेचते, ये पहन लो, 1 लाख रुपए का रीलम ले लो, 2 लाख रुपए रूबी ले लो, तभी ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर 50 वो स्टोन डुप्लीकेट ही रहता है, ओरिजिनल नहीं रहता है। अरे वो ओरिजिनल 2 लाख रुपए ओरिजिनल है ना, तो इसलिए हर समय सब लोग पूछ रहे रेमेडीज से क्या फायदा होता है। मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर का जरूर होता है, किसी और का हो चाहे ना हो, एस्ट्रोलॉजर का फायदा 100%। तो रेमेडी वही बेच रहा था, उसी का फायदा होगा, और तो किसी का होगा नहीं। खैर एनीवेज, नाउ ये हो गया मांगली। तो 50% जनता वैसी मांग लेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मिल जाएगी, जिससे भी शादी कर रहे हो तो शादी अब उसकी मांगली सही होगी शादी, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? सर मेरी भी एक कजन है, वो बहुत पढ़ी लिखी है और पंजाबी लड़का है। तो उसके पेरेंट्स, मतलब पंजाबी से प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरकास्ट है, पर वो पंजाबी का, वो लोग तो ऐसे भी कुंडली उंडली बनाते नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ से ही कुंडली निकलवा कैसे भी बनवा के, और फिर वो पंडित जी बोले कि वो मंगलिक है और बेटी से नहीं करने, और वो इतनी ज्यादा परेशान है, पूरी डिप्रेशन में हो गई है, क्योंकि अब उसको करना ही उसी से। और पागलपंती है ना वो भाई, अगर नहीं तो लड़के को नहीं करना भाई, बात समझो, लड़के को नहीं करनी शादी, लड़का को भी करना है और लड़की को भी करना है। देखे मैंने, परेशान है, बकवास, कुंडली बनवाते हैं, ऐसा होता कुंडली बनवाते ही ना लड़की और वो भाग के शादी कर चुके होते, क्योंकि लड़की के मम्मी पापा बहुत ज्यादा मानते हैं कुंडली में। नहीं आयुषी, एक केस है जहाँ मेरा फ्रेंड ही है जिसने क्या किया, लड़की उससे आई थिंक 3 महीने बड़ी थी, उसने वो कुंडली मैनिपुलेट कर राजी कर दिया। कुंडली मैनिपुलेट करते, ऐसा हो ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ कैसे कुंडली बना। मेरे भी फ्रेंड्स लोग कुंडली मैनिपुलेट करके घर वालों को दिखाते हैं। रियली लव ईच अदर, दे कैन डू दिस एंड गेट मैरिड यार। कैसे बड़ा 2 मिनट लगता है, अपने टाइम दूसरा डालो, चेक करो। अच्छा ये इतना, अगर आपको इतनी नॉलेज है कि मांगली में फंसेगा मामला तो चेंज टाइम रेक्टिफिकेशन, टाइम रेक्टिफिकेशन, हां टाइम रेक्टिफाई करना, देखना आप तो मंगल हर 2 घंटे में मंगल चेंज कर लेगा जगह, आपने चेक कर लो कौन से घंटे में चेंज करना मंगल। सर मेरे केस में तो हमारी लव मैरिज थी एंड सबने बोल दिया नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमने कहा हमें कुंडली नहीं देखनी, नहीं देखी हमने, बस छोड़ दिया। कितने केसेस जो मांगलिक में एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार बैठे हैं दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ, और कितने ऐसे केसेस हैं जो मांगलिक और नॉन मांगलिक है, और 15 साल 20 साल 25 साल हो गए शादी बस कर सकते। सो मेनी ऑफ देम, वो उनसे बात करो, हाँ भाग की करी हमने शादी, उस टाइम पे केस नहीं हुआ। उस जगह जिनको आप जानते हो तो उस टाइम पे नहीं देखा। हमारा केस भी यही है, एक नॉन मांगलिक एक मांगलिक, नो वन केयर्स। नो, इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतना बड़ा वही क्या बात है, कैसे हुआ मांगली को लीगल अथॉरिटी कैसे मिली? अगर आप मैट्रिमोनियल में 30 साल पहले तक शादियां जो होती थी वो मैट्रिमोनियल में ऐड देके ही होती थी। तो अगर जनरेट आपको इंटरनेट था नहीं तो कहाँ पे आप दोगे शादी का ऐड? आप दोगे अखबार में मैट्रिमोनियल के अंदर ऐड। कुछ सालों बाद उस मैट्रिमोनियल में जैसे वो सेग्रीगेशन शुरू हुआ, ब्राह्मण, ये कास्ट, अग्रवाल, ये इस तरीके के ना अलग अलग ऐड आने शुरू हुए। फिर थोड़े दिनों बाद उसमें मांगलिक का अलग सेक्शन आ गया। बस समझ लो वो था एक मोमेंट जिसमें कि मांगलिक को लीगल अथॉरिटी मिल गई। एक बार न्यूज़पेपर में छप गया तो आपने मान लिया ना कि तो चीज होती तभी तो छपा है। अब कैसे उसको आगे
जैसे शनि के लिए सब लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि टीवी सीरियल आ गए ना शनि पे, शनि को मीडिया पब्लिसिटी मिल गई। अभी सबने बोल दिया भैया ये तो सूर्य पुत्र शनि या शनि कर्म फलदाता, तो ठीक है, विच इज ओके, एवरी प्लैनेट इज कर्म फलदाता, योर लाइफ इज योर कर्म फलदाता। आपको जो भी आप कर रहे हो आपके कर्मों को ही तो मिल रहा है, जो भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा आगे जाके सब, एवरीथिंग इज बेसिस दैट ओनली, व्हाट यू सो शैल यू रीप, वो सारा कुछ है। लेकिन क्या है, डिस्क्रेडिट किसको मिला? शनि। खाम का बदनाम, खाम खा कोई प्रॉब्लम। आई रिमेम्बर गोइंग टू शनि शिंगणापुर इन 90s 91 92 में कभी मैं शनि शिंगणापुर गया, ट्रस्ट में खाली था, एकदम खाली, और लोग ये बोलते शनि का एक ही मंदिर था इंडिया में, और कोई दूसरा मंदिर भी नहीं था, और वो ये कहते थे यहाँ पे मंदिर में पूरे घर, एक्चुअली देखे मैंने दरवाजे खिड़कियाँ नहीं थी वहाँ पे घरों में, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी कूल काम, कुछ बना ही नहीं था, मंदिर के आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं बना था, ओपन एरिया में ऐसे एक वो पत्थर की शिला थी जो शनि भगवान उतरे ही थे, बहुत बढ़िया सब कुछ एकदम। सेम वाज विद शिरडी, तो शिरडी जाओगे, शिरडी के बाद आप वहाँ जाओगे शनि शिंगणापुर, और महाराष्ट्र में उसी वैसी जरूर बनता है, बाय रोड अगर आप जाते हैं। शिरडी भी एकदम नॉर्मल सा, हाँ वो उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, हाँ नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर, तो वो हाँ, तो ये कुछ भी, शिरडी भी नॉर्मल सा था, कुछ इतना ज्यादा था नहीं था, होटल भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप रुको शिरडी के, और वेरी कुछ इतना हाइप नहीं था, वो जैसे जैसे मीडिया आपको, अब शिरडी में पहले अगर आप किसी पुराने वाले लोगों से जानो, समझो अगर शिरडी में जो शिरडी के साईं बाबा जो हम लोग सब लोग मानते हैं कैसे पॉपुलर हुए, जब हमारा अकबर एंथनी में वो गाना आया शिरडी वाले साईं बाबा, उसके बाद से शिरडी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, कि कोई साईं बाबा है इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो जब भी कुछ मीडिया में आता है उसके बाद ही उसकी चीज की पॉपुलैरिटी, उसकी मान्यता मानी जाती है। वैष्णो देवी को देखो, जब से चलो बुलावा है, अवतार पिक्चर आई थी, उसके बाद से वैष्णो देवी का अलग ही बन गए, जबकि वैष्णो देवी इज वन ऑफ तो वो शक्तिपीठ जो होती है माता के, उनमें से एक आधा है, एक है नीचे पहाड़ में, नीचे बाकी हिमाचल में 6 से 7 है वैसे जिन पे आप वो कर सकते। सो दिस वाज वहां पे पब्लिसिटी मिल गया, उधर वो हो गया, उसके बाद आपका आप पूछो किसी से, वहां पे जनरली लोग ये कहते हैं शिरडी में पहले मजार थी, उनकी समाधि वाली मजार थी, उसके बाद में मूर्ति आई है बहुत सालों बाद, तो वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, जिसको कि वो कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग देयर, that's it, but I'm just thinking anything which gets a media publicity and which gets a media endorsement, rather not publicity, media endorsement, I would say, gains popularity and gains confidence. तो इसकी media or anything which is negative, it will gain the endorsement and authority will be even stronger. अगर कुछ भी नेगेटिव होगा, अगर मैं आज मैं बोलना शुरू कर दूं कि ये फला आने वाला है, ये रेट्रोग्रेड होने वाला है, डबल रेट्रोग्रेशन है अगले साल और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जुपिटर 2 बार रेट्रोग्रेड हो रहा है, सैटर्न 2 बार रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये बड़ी विपदा, प्राकृतिक विपदा आने वाली है अगले साल। पता नहीं कितने लोग यही देखेंगे, हाँ तो नेगेटिव बताता लोगों को देखेंगे, अब मैं बोलूँ कुछ नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं देखेगा, पागल इसको पता ही नहीं। अब ये मांगलिक वाली चीज में अब दुनिया बोलेगी इसको कब पता है, इसलिए ऐसा बोल रहे। बट अगर आप इसको एक्चुअल फैक्चुअल तरीके से आप देखें तो बिल्कुल भी नहीं है इसकी। अगर ये न्यूज़पेपर से, और ये जेनरिक चीज है, हर कोई मांगलिक है। इन दिस केस when you see everybody is a मांगलिक, 6 out of 12 50% बनता तो वैसे ही मांगलिक, still we give so much importance to मांगलिक, wrong and not to be given any importance on this, गलत चीज है, बट मानते लोग। एनी डाउट अपने अपनी कुंडली आप चेक कर सकते हैं, आप लोग मांगलिक हैं भी नहीं, मार्स कहाँ पर बैठा है उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने मांगलिक हैं, नहीं है मांगलिक, क्या सीन है मांगलिक का। So if it is in the first house, you are saying it's good Manglik, you are saying, right, or something? So only it's Manglik, non-Manglik categories. Or Scorpio, or first house, yes, Manglik. First house Manglik is even, if it is malefic, if it is with Saturn, तो घोर Manglik हो गया।
उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ये होगा मांगलिक। अब हम आते हैं, हाँ जी, एनीवन एनी क्वेश्चन ऑन मांगलिक? सर मार्स के साथ अगर मून बैठा हुआ हो और वहाँ पे उसका लॉर्डशिप भी फर्स्ट साइन का है, मतलब मार्स अपने ही हाउस में है, will that make any difference in that? क्यों करेगा पता नहीं। अब मैं इतना समझाने के बाद भी आप लोग ऐसे डरे कि ऐसा, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मार्स कौन सी डिग्री का है, क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो एक तो ना हम लोग आप लोग क्या फर्क, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुझे आप ये बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फर्स्ट हाउस में है मार्स और मून, मार्स है मून है साथ में, फिर It'll be aggressive as well as emotional also. साइन कौन सा है फर्स्ट हाउस? नहीं, मुझे लगता है कि we will see the दशा भुक्ति अंतर and then probably take out मुझे ये बताओ the ना, साइन conclusion. कौन सा है उसमें? साइन कौन सा है? डीबीए तो हम जो इवेंट की बात कर रहे हैं, ज़ोडिएक सर साइन उसमें 1 है। 1 है तो मार्स अपने एरीज हो गया, साइन है मून के साथ, तो एरीज हो गया। ठीक है। तो अग्रेसिव तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं, जनरल चीज उसमें ये बोल सकते हैं बंदा थोड़ा एग्रेसिव, सोच जो होगी उसकी वो थोड़ी एग्रेसिव होगी, माइंड भी वहीं पर है, एनर्जी भी वहीं पर है और अपने ऊपर हाउस में है, मतलब सेल्फ के ऊपर ही सारा उसका दिमाग जाएगा, सारा उस मन और एनर्जी अपने ऊपर ही खर्चेगा, उसका मन भी अपने सेल्फ ग्रोथ पे जाएगा और एनर्जी भी उस पर ही जाएगी। और जब अपना जब मार्च या मून का पीरियड आएगा तो थोड़ा और एग्रेसिव हो जाएगा। राइट, ओके सर, थैंक यू। और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसकी सोच में थोड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा गुस्से वाला हो सकता हो जाएगा। और बाकी आप लोगों ने वो सब चेक कर लिया अपने जुपिटर लग्न लॉर्ड और मून और सन, ये सब कहाँ कहाँ बैठे, सारे प्लैनेट से क्या क्या मतलब है, हर प्लैनेट आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। फिर से कर लेते हैं, बाकी मैं काल सर्प और शनि की 7.5 नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। एक ये वाला फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक चीज जो आप लोग अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं विद योर एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस आल्सो। सो ईच प्लैनेट, ठीक है। केतु तो लॉर्डशिप है नहीं किसी की, हम उस प्लैनेट को 2 तरीके से देखें सारे प्लैनेट्स को। पहला प्लेस्ड कौन सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरी चीज है लॉर्डशिप, कौन से हाउस की लॉर्डशिप। तो ये 2 चीजें, मतलब अगर ये अपने ही प्लैनेट में, अपने ही घर में, अपने ही साइन में बैठा है तो वो प्लैनेट और एग्रेसिव होगा, उसको और अच्छा होगा उस तरीके से। तो केतु क्या लिखा है आपने? I'm not able to read it. प्लेसमेंट एंड लॉर्डशिप, ओके, ठीक है ना। तो ये तो अपने अपने कुंडली में आप देख के आप हर प्लैनेट का बना सकते हैं। और मैं प्लैनेट का जनरल आपको एक वो दे देता हूँ, ओवरव्यू टाइप का, कि क्या इसका क्या मतलब होगा। आप बताओ केतु का क्या मतलब है, केतु क्या नेचुरल कारक है किस चीज का? मोक्ष का कारक है, that's what, मोक्ष का कारक है। हाँ, मोक्ष का कारक है, डिटैचमेंट, पढ़ेंगे डिटैचमेंट, हाँ बिल्कुल, डिटैचमेंट, लिबरेशन का भी, लिबरेशन, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, इन सब चीजों का। अब केतु अगर किसी का, मतलब ऐसा बोला जाता है, कितना सही कितना गलत है यू नीड टू चेक। केतु अगर 4th हाउस में है तो आप मदर से, अपने घर से डिटैच रहेंगे, घर से दूर आप रहेंगे। केतु अगर आपका 10th हाउस में, तो वो आपको आपका काम आपको घर से दूर, बाकी लोग जगह से दूर कर देगा। हाँ, तो और केतु अगर आपका 7th हाउस है तो आप पार्टनर से और अपने बिजनेस से, उससे डिटैच रहेंगे। मैंने देखा नहीं वैसे, मेरा केतु 7th हाउस नहीं है, बट मेरा तो नहीं। तो मैं इसको, मैं एम नॉट गिविंग यू जनरल पर्सपेक्टिव, जो पराशरी का जनरल ज्ञान है वो चीज आपको बता रहा हूँ। केतु इस वक्त सर अगर 2nd हाउस में हुआ केतु तो फैमिली से दूर कर देगा, सारा पैसा मुझे दे देना, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। आपको पैसा डिटैचमेंट है पैसों से, आपको पैसे चाहिए नहीं, खत्म, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है सर, पैसे किसको नहीं चाहिए। अच्छा, केतु 2nd हाउस था, इसलिए मुझे लगा कि वो डिटैच कर देगा पैसों से, आप डिटैचमेंट वाला हुआ, ठीक है। तो केतु आप लिबरेशन, आइसोलेशन और डिटैचमेंट है,
वो चीज आपको बताएगा। उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस है। वीनस आपको मालूम है क्या चीज करेगा वीनस? वीनस जहां पर भी होगा, हाँ, उस जगह को और ब्यूटीफुल कर देगा। मतलब ये रिलेशनशिप है तो लग्जरी दे देगा उस जगह को, ब्यूटीफाई कर देगा वीनस। और उस जगह पे उसको भोगना कह सकते हैं आप, ठीक है। उसका उसके आसपास चीजें जो है, मतलब अगर मान लीजिए जैसे वीनस हुआ आपका 3rd हाउस में, तो आपका नेबर, आपके भाई बहन, ये इन सबसे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बेनिफिट प्लैनेट है, ये अच्छा ही करता है जनरली, खराब नहीं करता किसी चीज को। तो ये जहां पर भी होगा, जैसा भी करेगा, उस जगह को अच्छा ही रखेगा, उस जगह को भी अच्छा रखेगा जिसका भी लॉर्ड होगा। जहाँ पे सेकंड साइन का लॉर्ड 7th हाउस, वो वाले हाउसेस का भी ख्याल रखेगा और उनको भी लग्जरी के अंदर ही रखेगा चीजों। तो वीनस आप चेक कर सकते हैं आपको कहाँ पर है। तो लग्जरी हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें वीनस करेगा। सन, मैंने आपको बताया था, सन इज योर सोल। So, but if these houses go into wrong houses, then like for 12th house, तो रॉन्ग सिर्फ रॉन्ग थोड़ी है। आप क्यों रॉन्ग? सिर्फ हम वही ना, रॉन्ग के अंदर भी राइट है। अगर आपका वीनस 6th हाउस में है तो दो चीजें हैं उसका, मतलब कि एक तो बीमारी होगी, तो आपको मतलब आपको यूटी ट्रैक की बीमारी, आपको फीमेल यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल में भी सिमिलर ऑर्गन्स की बीमारी पॉसिबिलिटी है, मतलब लोअर एब्डोमेन वाली वो वाली बीमारी हो सकती है। दूसरा, आपकी जो नौकरी लगेगी वो बहुत अच्छी जगह लगेगी, आपका ऑफिस बहुत अच्छा होगा। जॉब का भी तो है 6th हाउस, जॉब का भी तो है, कंपटीशन भी तो है 6th हाउस। हम सिर्फ बजते ऋण रोग शत्रु, बट 6th हाउस जॉब भी है, जॉब को भी देखना चाहिए, जॉब अच्छा। तो सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी, केतु अगर 6th हाउस में हो तो इसका मतलब जॉब लगेगी तो वो छूट जाएगी? नहीं, जॉब दूर लेके जाएगा ना उसको, जॉब दूर लेके जाएगा। ओके, जॉब। और तो फिर उसको जैसे जो प्रॉब्लम्स होगी, जो मेडिकल, अच्छा मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा बंदा उससे? मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो जल्दी ठीक कैसे हो जाएगा? ओके, नहीं सर, लिबरेशन। हाँ, लिबरेशन मतलब हाँ हो सकता है, ये भी आप इंटरप्रिटेशन आप ये भी कर सकते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम से, ऋण रोग शत्रु से डिटैच करते हैं। जैसे हम मानते हैं शनि के लिए मानते हैं, शनि जिस घर में बैठता है वो जहाँ एस्पेक्ट करता है वो उसको खराब करता है, जिस घर में बैठता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा बोलते हैं। तो शनि जहाँ पे बैठा है, मतलब शनि अगर 8th हाउस में बैठा है तो पहले लोग बड़ा डरते थे, अष्टम भाव शनि मतलब मृत्यु जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव से हम मृत्यु देखते हैं, लॉन्गिविटी देखते हैं। बट अगर शनि वहां बैठा हुआ 8th हाउस में तो वो लॉन्ग लाइफ देता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको मृत्यु से, लाइफ थ्रेटनिंग चीजों से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। कंफर्म, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पराशरी, इसलिए मैं बाद में हर लाइन के बीच अपना डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो सर केतु और शनि अगर एक साथ में, सर केतु और शनि एक साथ में अगर 6th हाउस में बैठे तब फिर? हाँ, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है बीमारियों से आपको। ओके, Saturn will protect you. शनि इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल ऋण रोग एंड शत्रु। अच्छा अच्छा, तो और आपका काम जो है, आप अगर सब आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो नौकर होंगे, जो आपके नीचे काम करेंगे, वो लोग आपको बहुत फायदा देंगे, आपको उनसे फायदा होगा। ओके, तो वो शनि, तो शनि कारक है अपने सबऑर्डिनेट्स का, नौकरों का, शनि सर्वेंट्स का भी वो है, सर्विस क्लास का। हाँ, सर्विस क्लास का, तो उनसे आपको फायदा होगा, जो भी आपके सर्विस क्लास के लोग हैं उनसे, वो आपको सैटर्न 6th हाउस आपको बोलेगा। तो सन की प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लग्न लॉर्ड मैंने बोला आपको देखना, आपने लग्न लॉर्ड जहां भी बैठा वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपके लिए, उस हाउस के रिलेटेड आपकी लाइफ उसी के आसपास घूमेगी, पूरी लाइफ उसी हाउस की चीजें जो है वही बताता रहेगा लग्न लॉर्ड। और सन जो है जहां पर आपकी आत्मा है, जिसका पर्पस है, जिस लिए आप पैदा हुए, वो सन बताएगा सोल का पर्पस क्या है। माइंड, मून बताएगा माइंड, मार्स बताएगा एनर्जी, सेम, राहु बताएगा आपका पैशन, जुपिटर बताएगा आपका
विजडम नॉलेज। और जुपिटर बेसिकली बोला जाता है कि बहुत बढ़िया प्लैनेट है, सभी लोग इसीलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स विल, जैसे आपने बोला मुझे अपने काम में तरक्की चाहिए, काम नहीं बन रहा, मेरा प्रोफेशन इज नॉट वर्किंग, तो इमीडिएटली वो आपको पुखराज पहनने की सलाह दे देंगे, पुखराज पहने, क्योंकि पुखराज जुपिटर इज कंसिडर्ड टू बी कारक ऑफ प्रोफेशन। हेल्थ खराब है तो उसके लिए और प्रोफेशन के लिए है, और जुपिटर जो है आपका प्रोजेनी बच्चों के लिए बताएगा, ये सारी चीजें जुपिटर के उसमें आती है। और लक है, मतलब उस चीज के लिए जहां पर है, इसमें लक और प्रॉस्पेरिटी भी, जुपिटर को आप लक भी बोल सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं, कि जिस भी घर में बैठा होगा उस घर का आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा, जिस भी हाउस में। तो जुपिटर इज विल टेल यू अबाउट लक एंड प्रॉस्पेरिटी। तो मान लीजिए अगर आपका 7th हाउस में, तो ये लकी हो गया, आपकी स्पाउस लकी होगी आपके लिए, बिजनेस लकी रहेगा आपके लिए। बट जनरली ये भी बोला जाता है कि 7th हाउस में जुपिटर है, इसका मतलब शादी में प्रॉब्लम, ये भी शादी में प्रॉब्लम करता है शादी के लिए। तो खैर जुपिटर इज फॉर लक विजडम। जुपिटर हमारा एस्ट्रोलॉजी ज्ञान वगैरह ये सब भी बताता है कि क्या कितने आप सक्सेसफुल रहेंगे, काउंसलिंग रिलेटेड, कंसल्टिंग रिलेटेड प्रोफेशंस, जितने भी ऐसे प्रोफेशन। और कौन सा बच गया? जुपिटर के बाद आ गया सैटर्न, मर्क्यूरी। तो सैटर्न और मरकरी। मरकरी बताएगा आप इंटेलिजेंस आपका किस फील्ड में रहेगा, कहाँ पे इंटेलिजेंस आपका यूज होगा। और सैटर्न बताएगा आपका, सैटर्न के कई वो हैं, लॉन्गेविटी है, और काम कहाँ करेंगे आप, बेसिकली कितना आप स्ट्रगल करेंगे, और किस चीज के लिए आप डिसिप्लिन रहेंगे। तो ये डिसिप्लिन का भी कारण है, तरीके से डिसिप्लिन बताता है। और ये आपको एम्प्लॉय, सर्वेंट्स और वो सब बताता है, किनसे लाभ मिलेगा, कहाँ काम करेगा, कितना काम करेगा, वो सारी चीजें सैटर्न जनरेट है। और ये आप सारे अपने जेनरिक रीडिंग है, ये जेनरिक रीडिंग अपने हॉरोस्कोप में सारे प्लैनेट्स पढ़ के जिस हाउस में है और जिस हाउस का लॉर्ड है, नोट डाउन एवरी ईच एंड एवरी प्लैनेट एंड इट्स इफेक्ट फ्रॉम ईच हाउसेस, कि क्या क्या बता रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो बताएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेन वही है, लॉर्ड सन और मून, ये आप देखें कि आपको ये तीनों चीजें, तीनों प्लैनेट बहुत अच्छा आपको एक पर्सपेक्टिव दे देंगे, एक आइडिया दे देंगे कि आपकी लाइफ का क्या एम है, कहाँ पे आप क्या करना चाहिए आप, और क्या करने से आपको सुख मिलेगा, क्या करने से आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बेसिकली सेटिस्फेक्शन, अब किसी का सन अगर 11th हाउस में, तो वो गेन वाला हाउस हो गया, उसको जितना मर्जी गेन हो जाए उसको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसी के पीछे भागेगा, गेन उसको और चाहिए, और सोल का पर्पस ही और लेना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सर वो रिवर्स भी तो हो सकता है कि जो है उससे वो ज्यादा सेटिस्फाइड है rather than running after it because it is giving positive impact। वो ऐसा होता कम, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो मतलब मेरा सन इज इन 11th हाउस, बट हाँ there was a period when I was always thinking about money and all that, but it is not like that. It is more like what is more important in my life, that is what is my focus. Maybe during that period maybe दशा, हाँ वो दशा का होगा ना, मेरा अंतरदशा only। अंतरदशा का इम्पैक्ट ही ज्यादा, मेन दशा और भक्ति का ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पीरियड उनके ज्यादा बड़े होते हैं। अब अंतरदशा सन वैसी छोटा ब्रांड, सबसे कम दशा सन की होती है, हाँ 4.5 महीने। हाँ, तो वो उसके जो पीरियड्स भी आएंगे वो बहुत छोटे छोटे आएंगे, अंतरदशा में तो बहुत ही छोटे पीरियड आएगा, दशा में भी 1 साल से ऊपर का पीरियड नहीं आएगा। तो मेरा चल रहा है अंतरदशा सन 1 साल का, अंतरदशा सन नहीं होगा, हाँ मतलब भक्ति 1 साल की, राहु में सन, लेकिन बट माय सन इज इन 12th हाउस एक्चुअली। हाँ तो 12th हाउस है, तो सोल पर्पस हो गया आपका खर्चा, मोक्ष। सोल पर्पस इज योर एक्सपेंडिचर, 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर।
12th But house my को Venus तो is also sitting there in 12th house only. हाँ तो ये ठीक है, उसी पे खर्चा होगा फिर, तो उसी पे खर्चा होने वाला है। तो सर अगर 12th हाउस में वीनस के साथ राहु भी बैठा हो, देन मतलब पैशन एंड Passion हो लग्जरी। जाएगा। पैशनेट है हम, बहुत जबरदस्त। वीनस राहु बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ओके, वीनस एंड राहु जो है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप उस पे ना यूट्यूब पे डालिएगा वीनस एंड राहु टुगेदर। ओके जी सर। इतने वीडियोस मिलेंगे कि वीनस और राहु के, कि ये तो राजयोग का कॉम्बिनेशन है। ये वीडियो पॉज क्यों हो गया? क्या हुआ? I think connection break हाँ हो ये गया। वीडियो पॉज, मुझे लगा मेरा ही पॉज हुआ है, सबका पॉज हो गया। सब हो गया। नेटवर्क इश्यूज है। हाँ हाँ ओके। हमारा प्लैनेट्स तो गलत जगह पे ही सब प्लैनेट्स बैठे हैं। एक आइडिया दूं, लेट्स एक्सचेंज आवर यू नो डिटेल्स। हाँ एंड डू इट। मेरे को लगता है वो ज्यादा वो है। अभी तो हम अपना लाइफ से रेफर कर करके कर रहे हैं ना, प्रॉब्ली वी कैन गेट ये सही है या गलत है। नहीं तो अपने नहीं तो वी आर डूइंग द सेम इन प्रैक्टिस क्लासेस ना। प्रैक्टिस क्लास में तो अपने वही कर रहे हैं कि अपने अलग अलग ग्रिड्स देख, अलग अलग चार्ट्स लगा लगा के देख रहे हैं कि तो वी गेट टू नो बेटर। ये छोटे गुरुजी है ना, जितेंद्र जी, छोटे गुरुजी, ये सिखाते रहते हैं हम लोग को। अच्छा मैंने नहीं अटेंड किया है एक भी, प्रॉब्ली दैट। मैंने भी नहीं अटेंड कोई किया। टुमारो वी कैन कम अगेन जॉइन इफ एवरीवन एग्रीज, सब फ्री अगर हो तो। ठीक है, सो लेट्स डिसाइड ऑन टाइम। कल पाए लगते हैं सर, लगता है पूरा मेरी डिस्कनेक्ट हो आवाज गया। आ रही है क्या? आवाज आ सर रही है आवाज सर। तो आ रही हाँ है सर, आ गई सर, आवाज। स्क्रीन नहीं दिख रहे। स्क्रीन नहीं दिख रहा, मेरा भी वीडियो क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं। सर अभी आपका पोस्टर तो आ गया। तो मैंने वीडियो बंद किया इसलिए आ गया। कैन नॉट स्टार्ट वीडियो, फेल टू स्टार्ट वीडियो कैमरा, प्लीज सेलेक्ट अनदर वीडियो कैमरा इन सेटिंग्स। पता नहीं क्या आ रहा है। खैर एनीवेज, चलो कोई नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ जी सर। बट वीडियो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, शेयर के। चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं, एक चीज छोटी सी रह गई। सर वीनस एंड राहु को एक बात मैं क्लियर करना चाह रही थी। हाँ। सर वीनस एंड राहु को आपने कहा इसको राजयोग कॉम्बिनेशन कहते, तो मतलब लग्जरी विद पैशन, इसलिए राजयोग कहते सर उसको? पता नहीं किस लिए कहते हैं, बट ये कहते हैं। मैं ना राजयोग मानता हूँ ना मैं वो मानता हूँ, इसलिए मैं इसमें ज्यादा आपको विशेष टिप्पणियां नहीं दे पाऊंगा। कि मतलब अच्छा माना जाता है, बहुत पैसा होगी उसकी, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत कुछ होगा। तो मतलब वो 12th हाउस में तो सर एक उम्र के बाद मिलेगा। इवन इट्स 12th हाउस ऑकल्ट साइंस भी है ना, एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल नहीं तो सर ये जैसे 12th हाउस में तो मतलब एक उम्र के बाद मिलेगा वो सब चीज ना। नहीं, इट वुड कम आफ्टर अ सर्टेन एज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दशा भक्ति अंदर क्या चल रहा है, जब दशा में अच्छा में आएगा तब रिजल्ट तभी पता लगेगा। ऐसे कोई रिजल्ट नहीं पता लगते। ये सब जेनरिक चीज है, मैं बताता रहा हूँ, ये सब जेनरिक ऑब्जर्वेशन है। ऑल दिस जेनरिक ऑब्जर्वेशन। और हम इतने ज्यादा वो जाते सुनते ही कि अच्छा ऐसे मिलेगा, तो कब मिलेगा, मेरे को मिलेगा, कब मिलेगा, हम इमीडिएटली अपना देखना शुरू कर देते। हाँ, मैं लाख चीजें समझा लूं आपको, इन सब टाइम पास है, इन सबसे नहीं होता कुछ। That's right. I agree with you, sir. तो भी आप you will be still be inclined, अच्छा मैं देखूं तो होता क्या। अरे बाबा ये these are generic observations. It is not specific to your horoscope. You don't know what degree Venus and what degree Rahu is. कौन से उस पे है हमें नहीं मालूम। आप ऐसी जेनरिक आप देख लेंगे, आपको बाकी प्लैनेटरी चीजें नहीं मालूम, कौन किसको एस्पेक्ट कर रहा है, कौन किसको वो कर रहा है, कहाँ कंजंक्ट है, कैसा एस्पेक्ट है। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने वो देखा कि वीनस और राहु 12th हाउस में, अच्छा ये राजयोग बन गया मेरा। ऐसे लोग होते हैं जो कि फिर वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं और वो देख लेते हैं और फिर वो दे इजी प्रे टू ऑल सच एस्ट्रोलजर्स। अच्छा इसमें एक ये है मारक एंड ये हाउसेस के बारे में नहीं पढ़ा था मैंने। तो मारक हाउसेस जो है जनरली बोला जाता है डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस है। 2nd एंड 7th हाउस जो है इनको मारक हाउस बोला जाता है। और बाधक हाउसेस जो है ये अलग अलग उसमें आते हैं।
आपका एसेंडेंट कैसा है तो उसके हिसाब से दूसरा हाउस बाधक बन जाता है। बाधक मतलब द नेम सजेस्ट ये बाधा देने वाला, और मारक मतलब ये डेथ। बट ऐसा नहीं सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस जो है ये हमेशा ही डेथ देता रहेगा या हमेशा ही डेथ को उसको सिग्निफाई करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है जब भी डेथ होती है किसी की तब सेकंड एंड सेवेंथ हाउस का रोल जरूर होता है उसमें जो प्लैनेट्स हैं या जो उनके प्लैनेट्स का टाइम होता है वो चीज। मारक बाधक को जनरली वाइल प्रिडिक्टिंग डेथ और सीइंग डेथ या मेजरिंग लॉन्गिविटी तब हम इसको कंसिडर करते हैं, अदरवाइज कोई कुछ नहीं करते। आपको कुछ महान एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट है सेकंड हाउस के लॉर्ड की जो प्लैनेट, मान लीजिए सेकंड हाउस में आपका टॉरस है तो वीनस की दशा चलेगी तो बोलेंगे वो मार्केश की दशा चल रही है। ये वर्ड आपने कहीं सुना हो मार्केश, तो मतलब मारक हाउस के ईश की दशा चल रही है। मारक हाउस है सेकंड हाउस, उसका जो लॉर्ड है उसकी दशा चल रही है, तो इसका मतलब वो बहुत उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या वो बंदा मर सकता है, या ऐसी चीजें उनके लिए बोली जाएंगी, विच इज अगेन रॉन्ग, नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं होता। So, but how do we get that then? Because if you're saying second and seventh house is a death inflicting house, right? हाँ, So, under what plan? अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपसे कोई पूछे कि मारक हाउस आपको मालूम है, आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, हाँ बिल्कुल मालूम है, सेकंड एंड सेवेंथ हाउस आर मारक हाउस, बस। क्योंकि सामने वाले को उससे ज्यादा नहीं मालूम होगी, ठीक है, क्योंकि जब ये लॉन्गिविटी कैलकुलेट करते हैं तब हम उसको यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते। ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ और कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिविटी और एज वी यूज दिस, अदरवाइज वी डू नॉट यूज मारक और बाधक। हाँ, वो बात अलग है कि कोई भी इसको रिलेट करने के लिए कहीं पर भी जोड़ सकते हैं मारक बाधक, कि अगर मान लो आपका काम नहीं बन रहा कहीं पे या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दशा भुक्ति अंतर में क्या चल रहा है उसको कम देखेंगे, वो बाधक हाउस की जो है वो अंतरे में है इसलिए प्रॉब्लम है। अगर साइन 1 4 7 10 साइन अगर आपका असेंडेंट है तो आपका 11th हाउस जो है वो बाधक हो गया, मतलब 11th हाउस के अंदर का जो लॉर्ड है, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका बाधक हो गया, तो 11th हाउस में कोई भी साइन उसका लॉर्ड होगा वो बाधक हो जाएगा, उसकी दशा चल रही है तो वो आप कहेंगे वो दिस इज प्रॉब्लमेटिक, उसको प्रॉब्लम बता देंगे। तो this is good to know from your end, or this is something that is part of Nadi astrology and like I said, Nadi astrology में it will be used only when we calculate longevity, otherwise there is no relevance of this. Okay. ठीक है, केंद्र हाउस जो होते हैं, जो बीच के हाउस है, केंद्र में कौन सा हाउस है, 1 4 7 10 these houses are केंद्र हाउस, बीच का जो क्वाड्रेंट है उसको केंद्र बोलते हैं हम लोग। जनरली ये बोला जाता है कि केंद्र हाउस बड़े पावरफुल हाउसेस हैं या काफी, जिसमें कोई प्लैनेट होता है स्पेशली बेनिफिक प्लैनेट है तो बहुत अच्छा है, और अगर मेलिफिक है तो वो थोड़ा गड़बड़ है। बहुत सारे योग बनते हैं केंद्र में, अगर ये वाला प्लैनेट हो और अपने साइन में हो तो वो दूसरा योग बनेगा, हजारों योग बनते हैं एक कुंडली के अंदर, कई सारे योग बन सकते हैं और बनते भी, बट काफी कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। मैं आपको योग का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक कुंडली में कितने योग होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो ट्राइन मतलब 159, ट्राइन मतलब होता है कोई भी हाउस किसी भी हाउस से 5th हो या 9th हो उसको ट्राइन बोला जाता है, बट इन दिस केस यू कैन से 1 5 एंड 9, फर्स्ट हाउस 5th हाउस 9th हाउस, इसको ट्राइन या त्रिकोण बोला जाता है। तो केंद्र में है, त्रिकोण में है, या उपाच्य है, उपाच्य हाउस 3rd 6th 10th एंड 11th हाउसेस और उपाच्य हाउस। उपाच्य का क्या मतलब है, इसमें जब भी इन हाउसेस के दशाएं चलेंगी, इन हाउसेस के लॉर्ड्स की दशाएं चलेंगी तो आपका जो स्टेटस है वो बढ़ जाए, बड़े स्ट्रॉन्ग हाउसेस है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस के, तो ये जब भी इन प्लैनेट्स की दशा चलेगी the status of the native will is expected to be elevated, इसलिए उपाच्य है ऊपर उठाने वाला, this will pull you up, उपाच्य हाउस। तो 3rd हाउस is greater than 6th, is greater than 10th and is greater than 11th, तो ये उपाच्य हाउस का मतलब है। तो बाधक क्या है, मारक क्या है, ट्राइन क्या है, केंद्र क्या है, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी है,
आपको पता होना चाहिए कि केंद्र में कौन सा, मतलब केंद्र में कोई प्लैनेट है तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। बट अगर आप ये देखें 1 4 7 10 1 चलो मान लिया, सेल्फ 4 मान लिया, चलो हाउस कोई गेन का हाउस नहीं है इसमें, सेकंड हाउस नहीं है पैसे का। और सर ये भी इसमें अगर देखें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट जो है ascendant is movable and 1 4 7 10 sign, Badhak house is 11, but at the same time we are also talking about Upache house which is 3 6 10 11। मतलब जो बाधक हाउस है वो अगर उपाच्य हाउस बन जाता है तो ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। उतना दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। नहीं वो तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ सर, ये अगर रेफरेंस है तो बिकॉज़ इट इज वो दिख रहा है सीधा सीधा। हाँ दिखने ऐसे बहुत सारी चीजें। अब चलो कॉन्ट्रडिक्शन की बात करी आपने और कैमरे में समस्या में आपको एक हॉरोस्कोप में योग कितने होते हैं वो दिखा। एक हॉरोस्कोप में कितने योग की पॉसिबिलिटी है वो हम कोशिश करते हैं देखने की। ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? चलो अभी इसमें है अमल कीर्ति योग। इसमें कितने योग है टोटल देख लेते हैं। 19 पेज अपने दूसरे भी है हर्षवर्धन से हम। एक अमल कीर्ति योग है। देयर इज अ नेचुरल बेनिफिट इन द 10th हाउस फ्रॉम लग्न। फल दीपिका में लिखा हुआ था 6 से 12। योग इज रिस्पेक्टेबल, चैरिटेबल, काइंड, हेल्पफुल एंड एंजॉय फिजिकल प्लेजर्स। अच्छा, फिर अमल कीर्ति योग दूसरा है अनफ गुरु योग, अनफ योग और अरिष्ट योग। लग्न लॉर्ड इज कंजंक्शन और म्यूचुअली एस्पेक्ट विद 6th 8th और 12th हाउस। चलो और इसमें क्या होगा फिर? अ पर्सन बॉन्ड इन योग में सफर हुआ इल हेल्थ। तो अरिष्ट योग हो गए बहुत सारे तरीके। बहुस्त्री योग, इसकी बहुत सारी शादी होंगी। लग्न लॉर्ड इन द 7th लॉर्ड ऑफ 7th हाउस आर कंजंक्ट और इन म्यूचुअल एस्पेक्ट विद ईच अदर। तो लग्न लॉर्ड एंड 7th हाउस are conjunct, lord of 7th house are conjunct or in mutual aspect with each other, possible numerous extramarital affairs। अब चेक कर लेना आप लोग अपने, ठीक है? तो पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। बट ये सर तो हर एक के होगा। लग्न लॉर्ड इज अच्छा लग्न लॉर्ड हाउस। मैं आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक हॉरोस्कोप मेरा जो दिखाने का मतलब एक हॉरोस्कोप में कितने योग होते हैं। ठीक है, अभी हम ए और बी पे आए हैं, 9 हो गए हैं। तो लेट्स सी कितने और हैं और कितने इसमें। अब देखो जैसे इसमें धन योग आया है तो धन योग पे आगे है चंद्र शनि योग। तो ये सारे योग है। दुर्मुखा योग, मेलेफिक प्रेसिडेंट डेबिलिटी कंजंक्ट मेलेफिक। दुर्मुख योग मेलेफिक्स प्लेस्ड इन 2nd हाउस एंड इट्स लॉर्ड डेबिलिटेड और कंजंक्ट विद अ मेलेफिक। मतलब वो तरीके अगर मेलेफिक प्लेस्ड है 2nd हाउस में तो बंदा जो है देखने में अच्छा नहीं होगा। ये बताओ कैसे हो सकता? कोई है कोई इसका राहु की तो शनि बैठा हो, मार्स बैठा हो 2nd हाउस में, शक्ल खराब हो उसकी? नहीं, त्रिपुरी भी नहीं है वैसे, ठीक है? सर मेरे हस्बैंड का एंड ही इज गुड लुकिंग। हस्बैंड तो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये इतने सारे कर्म विजय योग, हमसा महापुरुष योग, एक ये सुना हुआ मैंने, हमसा महापुरुष योग। हाँ, बड़े महापुरुष होते कौन है पहले पता तो लग, इसको तो डिफाइन तो क्या जुपिटर केंद्र है। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से महापुरुष क्या है? कौन है आज की डेट में? कौन किसको बोलोगे महापुरुष है? हाँ, कोई है डेफिनेशन महापुरुष? करंट प्रिंसिपल, करंट सिनेरियो में डू यू थिंक इन योर लाइफ टाइम यू हैव सीन अ महापुरुष? कि whom would you signify as a महापुरुष? बताओ, सब चुप हो गए, एक भी महापुरुष नहीं देखा किसी ने? हद हो गई। नहीं सर, मतलब किसी को क्वालिफाई नहीं करते आप महापुरुष में। और इतने सारे कुंडलियों में योग बने, पंच महापुरुष योग होता है जिसमें कि पंच महापुरुष में एक योग है हंसा महापुरुष।
तो मलय महापुरुष, इसे बहुत सारे अलग अलग योग हैं, देखो 25-26 हो गए इसमें। पूर्ण योग, राजयोग भी है, देखो जिसमें राजयोग भी है। ये सब योग हम लोग को याद रखना है क्या सर? पागल थोड़ी हम लोग। नहीं, मैं वही सोचा कि इतना योग याद रखना है तो मतलब मतलब हमें किसी ने मतलब ऐसे, इसीलिए तो पराशरी नहीं पढ़ रहे, इसीलिए पराशरी नहीं पढ़ रहे। लॉर्ड्स ऑफ 4th and 10th हाउस आर इन कंजंक्शन विद द लॉर्ड्स ऑफ 5th and 9th, तो ये राजयोग हो गया। तो आप लोग अपना चेक कर लेना, लॉर्ड ऑफ 4th और 10th मेरा तो 4th हाउस तो आर इन कंजंक्शन विद लॉर्ड ऑफ 5th and 9th। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये राजयोग आपने देख भी लिया, बता भी दिया, ये एक्टिव कब होगा और राजयोग का मतलब क्या है? एक रज्जु योग भी है। रज्जु योग, रुचक महापुरुष योग, सांख्य के इंद्रिय योग, भाई साहब 33 हो चुके हैं इसमें, ठीक है। और नाउ ये मूव टू अनदर वन, 37 सूर्य बुध। सर सूर्य बुध योग तो वही बना, बुद्ध आदित्य योग जो आपने पढ़ाया था निमेरो में भी। बिल्कुल ओके, वही योग। 45 तो 45 योग है एक कुंडली में, कम नहीं है, ठीक है जी। 45 योग इन वन कुंडली एंड यू कैन। सर 8 पेज और है, 8 पेज और है। नहीं, वो इसमें कुछ और मेरा एक और हो गया था नेटल पैन, ये इसमें ये सब आएगा, हर्ष बल, सहम, त्रिपाठी चक्र, ईयरली एनालिसिस और ये सारी दूसरी चीजें आ रही है। योग यहीं पे खत्म, बी पे आ गया ना अभी WXYZ से कोई योग बन नहीं रहा। तो ये इतने सारे योग एक कुंडली के अंदर आपको मिलेंगे, 40 से 45 योग होते हैं। क्या मतलब है आप पूछो, कोई मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मैं बताता रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला नीच भंग राजयोग है मेरी कुंडली में। अभी नीच भंग राजयोग तो है, बट वो एक्टिव कब होगा, कब मेरा नीच भंग होगा, कब मेरे को राजयोग मिलेगा, ये किसी को नहीं। अभी है कुंडली में तो मतलब है। When would it get activated? When would I want? What is the result of it? राजयोग जिसकी कुंडली में, तो क्या वो राजा बन जाएगा? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, लोग क्या समझाने के लिए क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी की कुंडली बनाएंगे। मुझे तो पहला वही डाउट है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली दी किसने उसको, उनको, ठीक है। वो टाइमिंग ऑफ बर्थ कैसे उन्होंने निकाला, वो चलो वो भी कह देंगे नहीं, उनके जो पास्ट इवेंट्स है उनको जोड़ जाड़ के हमने टाइम ऑफ बर्थ भी निकाल दिया। वो ज्योतिषी किया जो ऐसे करके ना निकाल सके, ये भी बात सही है, बिल्कुल उसमें गलत नहीं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। बट वो नरेंद्र मोदी की कुंडली निकाल के बताएंगे इसमें राज्यों में देखो राजा बन गया। मुकेश अंबानी की कुंडली बनाएंगे, जैसे मुकेश अंबानी शोन देयर कुंडली टू देम, तो उसकी कुंडली में देखेंगे देखो राज्यों में। सबकी कुंडलियां हैं, नेट पे आप डालेंगे आपको जेफ बेजोस से लेके मार्क जुकरबर्ग से लेके रतन टाटा, एवरीबॉडी नेम द पर्सनालिटीज, हर एक की कुंडली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप वो स्टडी कर सकते हैं, टाइमिंग मिल सकती है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी का किसी को नहीं पता, उसकी ऑथेंटिसिटी का किसी को कुछ नहीं पता, कौन सी कुंडली ऑथेंटिक है नहीं है, किसने दिया पता नहीं। बट स्टिल पीपल विल सी ऑल दोस कुंडली एंड विल डिबेट एंड विल चेक कि देखा इसमें यार दोष है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ये दोष है इसका मतलब हुआ, वो सारी चीजें वो बात करेंगे। So in this you come to know if it's a natural death or like person has been murdered or a suicide or whatever is it? पता कर सकते हैं। We come to know in this. वो मतलब सी वन इज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो अगर यंग एज डेथ है तो यंग एज का मतलब होगा 25 से पहले या 30 से पहले मरेगा, फिर होगा 30 से 60 के बीच में या 60 से ऊपर। तो दिस इज लाइक 33 इयर्स का वो है। ओके सर सुशांत सिंह राजपूत का देखना। हाँ सुशांत सिंह राजपूत, तो मेरे उसको पिताजी ने कुंडली का टाइम दिया नहीं मुझे, मिल जाएगा, नेट से मिल जाएगा। नेट पे तो हजारों कुंडलियां मौजूद है, उस पर डिबेट भी मौजूद है कि कौन सा टाइम सही है और टाइम कौन सा सही है। नेट पे सुशांत सिंह राजपूत पे तो इतनी चीजें मौजूद हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी मौजूद है। किसी ने उसकी सोल से बात करी, हाँ किसी ने उसकी सोल से बात करी, सोल ने बताया कि किस किसने मारा, क्या किया, उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट दैट लुक्स लाइक अ क्लियर कट मर्डर केस, तो इसलिए वो बहुत क्लियर कट दिखता है, उसके अंदर ज्यादा एविडेंस है भी नहीं कि उसको दबाया गया, मतलब उसको
मतलब इट लुक्स लाइक अ मर्डर केस, अब आई डोंट नो आगे कितना सही नहीं, बट क्योंकि वो डिप्रेशन वाला सीन दिखता नहीं है उसके जितने भी टाइमिंग है कुंडली में, मैंने सारे चेक करे, किसी में भी डिप्रेशन नहीं दिखा रहा, नॉट इवन इन अ सिंगल कुंडली, एक भी टाइम के हिसाब से डिप्रेशन तो नहीं हो सकता। तो डिप्रेशन नहीं है तो सुसाइड तो करेगा नहीं वो, ऐसी बिना बात कर, because So even suicide for that, करना, if a person is committing suicide or whatever, we see the second and 7th house only, huh? That time also. नहीं हाँ वो डेथ है, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, Okay. डेथ ड्यू टू एनी रीजन हम देखते नहीं सेकंड एंड 7th हाउस, उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सेकंड और 7th हाउस का। Okay. मारक और बाधक हाउस जो भी बनेगा उस टाइम पर उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, बट वो क्या होगा कैसे होगा वो नहीं आप ऐसे बता सकते, अनलेस यू बिकॉज उसमें ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा आपको। एंड दिस हैज बिकम अ वेरी, अभी सुशांत सिंह राजपूत के बाद से तो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं लोगों ने, सिंपल एक ही चीज शुरू कर दी है कि डेथ कैसे प्रेडिक्ट करनी है। Suddenly videos on how to predict death in the chart that has increased। और अभी ये पीछे बेजान सिंह दारूवाला का मैंने आपको शायद बताया भी था रेफरेंस कि डेथ हुआ था, तो पीपल वेयर आस्किंग कि आई होप कि इन्होंने अपनी, मुझसे भी पूछा लोगों ने कि क्या बेजान सिंह दारूवाला ने अपना डेथ प्रेडिक्ट किया था, बिकॉज ही हैज बीन प्रेडिक्टिंग लॉट ऑफ डेथ एंड बर्थ ऑफ लॉट ऑफ पीपल, पहले बहुत सारा प्रेडिक्शन किया। तो मैं उनको वही, मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से डेथ सिर्फ डेथ प्रेडिक्ट नहीं करते लोग, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब अपने शरीर को छोड़ के जा रहे, समाधि ले रहे, विच इज योर थ्रू, विच इज मैम, विच इज एनी इंडिविजुअल ऑफ अ वेरी हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप उतने ज्यादा स्पिरिचुअली आप होते हैं इंक्लाइंड आपको, तो आप अपना डेथ या अपना when the time when you leave your body, then they don't say कि I am dying in this, then they say I will leave my body this time, like our, I don't know, there's no, I don't want to comment on that ज़्यादा, but मैंने अभी उनका देखा था, you would have seen those videos of our कैलासा आइलैंड वाले कौन है वो, the again साउथ इंडियन, क्या नाम है उनका, एन से नित्यानंद का आपने वीडियो देखा होगा, विच जिन्होंने अभी वो पीछे वो देखा है, वो आइलैंड खरीदा है समवेयर इन, ही इज शिफ्टेड टू दैट आइलैंड, केस थे इंडिया में, वो भाग के आइलैंड, ही इज डिक्लेयर्ड दैट आइलैंड एज अ कंट्री, कैलासा, इट्स अ न्यू कंट्री व्हिच इज देयर, तो ही इज नाउ deciding there, so he has said I will leave my body at 200 years when I am in the age of 200. Earlier I had decided to stay in this body for 126 years, now I have decided to stay in this body for 200 years. So a lot of funny videos, me in you as me करके ऐसे बहुत सारे videos उनके चल रहे थे। अब ठीक है, बहुत, a lot of people believe in him, there are a lot of people who believe in him, so it's like saying that yes, people, and there are a lot of you'll find a lot of yogis and gurus who actually not decide, tell you that the timing of their leaving the body, not death but leaving the body, but वो बहुत कम है। Astrologically you can only guess, you can put a guesstimate कि ये टाइम पे होगा, कितना ट्रू कितना फॉल्स, मेरे हिसाब से मैंने जितने लॉन्गिविटी कैलकुलेट करे सारे गलती निकले, मुझे तो बहुत कम यकीन है कि इसमें, तो मेरे साथ पता नहीं क्यों ये होता है, अदरवाइज मैं एडवांस कोर्स में एक का किया था हम लोगों ने, सब एग्जांपल जब हम लेते तो उसमें सही निकला था उसको, सब स्टूडेंट्स फादर और समवन जिसका निकाला था हमने, तो वो निकलता है, there's a formula to calculate that we can learn, but it is not correct, most of the time it is not correct। तो बर्थ एंड डेथ पे ज्यादा हम लोग ध्यान ना दें क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं, it is, there is something which is divine and definitely that plays a lot of role। ये है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करें कुंडली के अंदर ये सारे प्लैनेट्स के हिसाब से अपनी अपनी एक दूसरी कुंडली के अगर बात करनी है वैसे करें, और जैसे हमने वो करा था लॉर्डशिप और एस्पेक्ट्स वाला जो किया था, एक प्लैनेट कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट देगा वो वाली प्रैक्टिस कर ले, वो भी इम्पोर्टेंट है।
तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक कुंडली लेके एक एक्सप्लेनेशन करेंगे तो अच्छा होगा, इट विल बिकम मोर क्लियर। हाँ बिल्कुल, किसका कुंडली लेके करना है वो बता देना मेरे को, हम उसका कुंडली लेके एक्सप्लेनेशन करते हैं। जिसको रेडी हो जाएगी कि अपना सब अपना करने के लिए। जिसको एक्सप्लेनेशन कराना वो एक्सप्लेनेशन करा दे। चलो ठीक है, मैं अगली बार जो बाकी जो लोग बचे उनका कुंडली पढ़ देते हैं, ठीक है ना, कुंडली पढ़ लेंगे सबको। So they will come to know like how to get a general level, no? Will come to जनरल लेवल की आपको कुंडली पढ़ लेंगे। एंड एक्चुअल कुंडली क्या क्या कह रही है, जो पराशरी तरीके से हमने जो पढ़ा, और एक्चुअल कुंडली क्या कह रही है, वो चीजों का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कर लेंगे। और आज बाकी रह गया उसमें, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कालसर्प दोष और साढ़े सती, शनि की साढ़े सती क्या होती है, ये दोनों चीजें और बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ट्यूसडे लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे देन। श्योर सर। Sure, sir. ओके जी, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।